तो ये मैं बात कर रहा हूँ 1970s की। मोहनलाल अग्रवाल जो थे वो बार बार अपना जो दौरा है वो वहाँ पे माउंट आबू है, पर्वत है एक, जहाँ पे अलग अलग देवी देवता जो हैं वो विद्यमान हैं और बहुत ही शक्तिशाली पर्वत है। जैसे गिरनार एक पर्वत है जूनागढ़ में, वैसे ही जो आबू है, माउंट आबू, वो भी बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन जगह है। तो छुट्टी के दौरान वो जा रहे थे, आबू रोड पर उनका निवास स्थान था और उनके एक बहुत ही परिचित तांत्रिक उपासक थे जो थे महाराज अटल गिरी जी। अटल गिरी जी महाराज के वहाँ पे वे रुके हुए थे एक दिन के लिए और उन्होंने कहा कि महाराज मैं कल आबू जा रहा हूँ और फिर मैं लौट आऊँगा। तो अटल गिरी जी जो थे, अटल गिरी जी ने उनसे कहा कि मुझे अशुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप ना जाएं। पर विधि का विधान तय था और वे गए आबू पे। वहाँ पे रघुनाथ मंदिर में उनका निवास था। जैसे ही आबू पे एक बहुत सुंदर जगह है, अगर आप कभी माउंट आबू अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे सनसेट पॉइंट है, सूर्यास्त जो है बहुत सुंदर दिखता है वहाँ से। वो वहाँ पे थे, सूर्यास्त का आनंद ले रहे थे। उसी समय एक अमेरिकन लेडी जो है वो उनके पास आई, जिनका नाम था क्रिस। तो क्रिस ने उनसे आकर कहा कि वो अपने अंकल के साथ थी, शायद मुझे अंकल का नाम याद नहीं आ रहा, विलियम या फिर कुछ नाम था उनका। क्रिस ने आकर कहा कि मैं भारत की संस्कृति के ऊपर बहुत सुदीर्घ काम कर रही हूँ, संशोधन कर रही हूँ मैं, और मैंने अभी तक स्वामी विवेकानंद के ऊपर काम कर लिया है। मेरा एनालिसिस जो है, रिसर्च जो है वो उनके ऊपर पूर्ण हो चुका है और गांधी जी के ऊपर मैंने रिसर्च कर लिया है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि किसी एसोटेरिक साइंस यानी कि तंत्र विद्या के साथ जुड़े हुए व्यक्ति का जो है मैं उनके ऊपर रिसर्च करूं। तो आप क्या मुझे कोई चमत्कार दिखा सकते हैं? यहाँ पे एक बात मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि आज की तारीख में बहुत लोग ये कहते हैं कि चमत्कार दिखाओ, अगर तंत्र विद्या है, अगर आप वाकई में इतना कर सकते हो तो ये करके बताओ, वो करके बताओ। तो वो जो लेडी थी क्रिस, उन्होंने भी कहा मोहनलाल अग्रवाल से कि मुझे चमत्कार दिखाओ, मैं वो लिखना चाहती हूँ। तो मोहनलाल अग्रवाल वॉज लाइक कि मैं प्रयास कर सकता हूँ लेकिन आपको कह नहीं सकता कि ये होगा या नहीं होगा। दूसरे दिन वो उनको दीनानाथ जी के पास ले गए। दीनानाथ जी जो थे वो उस समय के बहुत बड़े संत थे जो आबू पे ही स्थित थे, उनका निवास स्थान भी वहाँ पे ही था। दीनानाथ जी ने शुरुआत में औपचारिक बातें हुई, फॉर्मल बातें हुई, और वो तो महान संत थे, उनको पता चल गया कि ये किस उद्देश्य के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपको चमत्कार ही देखना है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर से वो एक खप्पर लेकर आए, पात्र में उन्होंने उसके पात्र के ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा डाल दिया। क्रिस को बोला कि आप अपने मन में जो सोचना चाहते हो वो सोचो, आप वहाँ की यानी कि अमेरिका की कोई ऐसी चीज़ मुझे बताओ जो आप वहाँ पे बहुत पसंद करते हो। तो क्रिस ने कुछ चीज़ें सोची, सोचने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने जो चीज़ें हैं उसकी कल्पना कर ली है। थोड़ी देर के बाद मंत्र फूंकने के बाद दीनानाथ जी ने वो कपड़ा हटाया खप्पर पर से। उसी में वही चॉकलेट्स, वही परफ्यूम, वही सारी चीज़ें थी जो क्रिस ने अपने मन में सोची थी। और क्रिस ने तो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया कि आप ही ईश्वर हो, आप ही भगवान। क्योंकि जब एक बाहर का इंसान यहाँ पे आकर कोई ऐसी चीज़ देखता है तो उन्हें पता नहीं चलता कि ये बहुत आम बात है भारत के लिए। भारत की जो विरासत रही है, भारत की जो विद्याएं रही है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। ये सारी घटना हुई, उसमें दोपहर के 3-4 बज गए और आबू का जो एटमॉस्फेयर है वो वैसा है कि 4 बजे में आपको ये लगे कि शाम के 4 बजे हैं, लेकिन रात को 8-9 बज चुके हो, ऐसा आपको प्रतीत हो वहाँ पे। तो मोहनलाल अग्रवाल वॉज लिटिल बिट कंसर्न्ड कि अगर आप अभी हम टाइम पे वापस नहीं गए तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा और ये रात बहुत गहरी होती है यहाँ की। क्रिस को लेकर वो वापस आ ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक अघोरी मिले। 6.5 फीट की उनकी हाइट थी और विकराल स्वरूप था उनका, बहुत ही भयानक लग रहे थे। दांत लाल रंग के और आंखें जो है वो लाल रंग की, ऐसा ही लग रहा था कि जैसे किसी कोई नशा करके आए हो। अघोरी ने आकर उनसे कहा कि कहाँ जा रहे हो? रास्ते पर कोई नहीं था। मोहनलाल ने देखा आसपास, कहीं किसी से मदद मिल जाए, किसी तरीके से यहाँ से छूट जाए, निकल जाए, क्या करें? कोई नहीं था। तब मोहनलाल ने कहा क्रिस को कि हम चलते हैं, यहाँ पे नहीं रहना हमें इनके साथ। फिर से एक बार उस अघोरी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? इस बार अघोरी ने
अपने झोली में से एक चिल्लम निकाली, जो साधु महात्मा जो है वो फूंकते रहते हैं, चिल्लम निकाली। और ये जो हमारी अमेरिकन लड़की थी क्रिस, उसके लिए तो ये एक फैसिनेशन था, क्योंकि फ़ोटोज़ में भी देखते हैं ना हम, तो जब आप इंडिया के कल्चर के बारे में, अघोर पंथ के बारे में टाइप करोगे गूगल पर, तो आपको चिल्लम लिए बैठे साधु संत ही दिखेंगे। उसने तुरंत चिल्लम ले ली, उसने चिल्लम फूंक ली, क्रिस ने फूंक ली। ओके। वो जो अघोरी थे, मोहनलाल अग्रवाल को यही था कि अघोरी हो नहीं सकते, कापालिक होने चाहिए। उनके दीदार पर से ये लग रहा था कि वो कापालिक ही होंगे। कापालिक क्या होते हैं भाई? कापालिक जो मैंने कहा कि जो एक्सट्रीम लेवल की वामाचार साधना करते हैं, जहाँ पे बलि विधान, नर बलि, यानी कि जो एक इंसान है उसकी भी बलि दी जाती है, उस टाइप की जो साधना रहती है वो कापालिक साधना होती है। तो चिल्लम पीने के बाद कापालिक ने कहा कि चलो मेरे साथ। और क्रिस को जैसे एक वो खिलौना आता है ना, चाबी देकर आप चला सकते हो उस खिलौने को, वशीकरण हो गया। बिल्कुल, वो पूरा उनके विधान के साथ जो है वो चल पड़ी। वैसे चिल्लम में क्या पदार्थ था वो? नहीं, वो कुछ देखिए, जब आप किसी पदार्थ द्रव्यों का उपयोग वशीकरण के लिए करते हैं ना, तब वो पदार्थ कुछ भी हो सकता है, वो खाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ चीज़ें हो सकती हैं। तो चिल्लम के माध्यम से उन्होंने उनके मन को अपने वश में कर लिया और चल दिए। मोहनलाल अग्रवाल तो छोड़कर जा नहीं सकते थे, क्योंकि एक तो बाहर के सिटीज़न, जिम्मेदारी बढ़ गई, उनके कहने पर आई थी। वहाँ पे उनके अंकल जो थे वो राह देख रहे थे कि कब बच्चे वापस आएंगे। अब ये लड़की कुछ सुन नहीं रही। मोहनलाल उन्हें एक के बाद एक फोर्स कर रहे हैं कि नहीं जाना है, हाथ पकड़ रहे हैं कि यहाँ से चलो वापस, लेकिन वो लड़की उन्हीं के पीछे जाना चाहती है। तो कापालिक जंगल में गए, बहुत अंदर तक गए। उनकी एक गुफा थी, चट्टानों की बीच में बनी हुई एक छोटी सी गुफा थी। गुफा में जाने के बाद कापालिक ने ये आदेश दिया कि आप सिंहासन के ऊपर बैठ जाओ। मोहनलाल को तो नहीं बैठना था, लेकिन अगेन क्रिस ने जो है वहाँ पे एक रीछ का पड़ा हुआ था आसन, उसके ऊपर वो बैठ गई गद्दा बिछा के। कापालिक ने आदेश दिया कि वस्त्र उतार दो। वस्त्र उतारने के बाद कुछ प्रक्रियाएं करी गई, जिसे योनि पूजा कहा जाता है। योनि पूजा एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप देवी के स्वरूप को एक महिला की शरीर में स्थापित कर सकते हैं थ्रू वजाइना। उससे कहा गया है योनि पूजा। योनि पूजा के माध्यम से चीज़ें करी गई और मोहनलाल ने सोच लिया था कि अगर अब मुझे यहाँ से छुटकारा नहीं मिला तो चाहे मुझे इस कापालिक को मारना ही क्यों ना पड़े, मैं मारकर भी इस बच्ची को बचाऊंगा, क्योंकि जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। योनि पूजा के बाद वो अघोरी जो था वो बाहर निकल गया गुफा से और क्रिस अभी भी उसके ही वश में थी। सुबह हो गई, ये पूरी प्रक्रिया जो है वो रात तक चली। तो वो कुछ नहीं कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। वो सुबह हो गई, 5-6 बजे का टाइम था। क्रिस को लेकर वो उठे कि चलो अब ये खुद नहीं उठ रही, मैं इसको फोर्सफुली बाहर लेकर जाता हूँ, यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि अघोरी अभी वो कापालिक तो यहाँ पे है नहीं। बाहर ले जाकर जब उन्होंने हार्डली 300 मीटर या फिर उतना कुछ चला होगा, उनके पेट में ज़ोरों से दर्द होने लगा। वो नीचे बैठ गए, वो एक हद से ज़्यादा आगे ही नहीं बढ़ पाए, दोनों के पेट में एक साथ दर्द होने लगा। तब जाकर मोहनलाल को तो समझ में आ गया, क्योंकि वो खुद एक उपासक थे, कि यहाँ पे कापालिक ने एक सीमा को बांध के रखा हुआ है। सीमा को बांधना यानी अगर वो कापालिक नहीं चाहता कि आप यहाँ से बाहर निकलो, तो सीमा को एक शक्ति के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से बांध दिया जाता है। अगर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो आप, तो आपके शरीर में दर्द, पीड़ा जो है वो होने लगती है और फिर से उस इंसान को, मनुष्य को वापस उसी घेरे में आना पड़ता है। तो मोहनलाल समझ गए कि यही केस है। वो फिर से क्रिस को लेकर गुफा में आ गए। गुफा में आए और थोड़ी ही देर के बाद फिर से कापालिक जो है वो वहाँ पे आ गया, लेकिन इस बार वो एक बकरे को लेकर आया था बलि देने के लिए। तो जब मोहनलाल ने देखा कि अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है, अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो हम दोनों की बलि दे दी जाएंगी। उन्होंने पहले विनती की कापालिक से कि देखिए, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम तो यहाँ से जा रहे थे, हमने आपको डिस्टर्ब तक नहीं किया, आप हमें छोड़ दीजिए। तब कापालिक ने कहा कि
तुम्हें तो मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन इस महिला को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मेरी साधना का साधन है। तो मोहनलाल उनके बिना तो जाना नहीं चाहते थे। विधि विधान शुरू हुए फिर से एक बार। अगेन बलि दी गई, सारी चीज़ें हुई। बलि देने के बाद जैसे ही उन्होंने अपनी विधि जो है वो आगे आरंभ करने के लिए फिर से शुरू की, उससे पहले मोहनलाल ने एक शस्त्र उठाकर उनके ऊपर प्रहार किया। जब वो प्रहार किया उसी वक्त पे वो जो महिला थी उन्होंने अट्टहास्य किया। अट्टहास्य यानी एक बहुत ही बड़े आवाज़ में हंसना। जो महाकाली का जो अट्टहास्य होता है, जो माँ तारा का अट्टहास्य होता है, वही अट्टहास्य जो है वो उस महिला ने यानी कि क्रिस ने किया। अब जो घाव किया गया था कापालिक के ऊपर, उस घाव के कारण कापालिक क्रोधित हो गया। अब तो नहीं छोड़ूंगा। वो जैसे ही मोहनलाल के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाए, उससे पहले बाहर से, गुफा के बाहर से उन्हें फिर से एक बार अट्टहास्य सुनाई दिया। जैसे माँ बाहर खड़े रहकर पूरे ब्रह्मांड को सुनाई दे, उतनी बड़ी आवाज़ में माँ हंस रही थी। और कापालिक को लगा कि मैंने जिस माँ को यहाँ पे इस स्त्री के, महिला के शरीर में स्थापित किया था, वही माँ यहाँ से बाहर निकल गई है। मुझे उनको वापस से यहाँ पे लाना होगा। और वो अपना शस्त्र जो है वो रख के भागा गुफा के बाहर कि मैं माँ को तो नहीं जाने दे सकता, क्योंकि उनके प्रागट्य के लिए तो इतनी साधना की है मैंने। वो जैसे ही बाहर गया, तुरंत मोहनलाल अग्रवाल ने जो क्रिस थी उनको अच्छे से कपड़े पहनाए और वो सारी चीज़ें हुई। थोड़ी ही देर में वो जो कापालिक था उसके चीखने की आवाज़ सुनाई दी। अब मोहनलाल फिर से डर गए कि ये क्या हुआ। उन्हें लगा कि अब जब कापालिक वापस आएगा तब मुझे भी नहीं छोड़ेगा, इसे भी काट देगा, क्योंकि एक तो वो क्रोधित होकर गया था। अब वो जो लेकर आएगा, अब मृत्यु निश्चित है। और सिर्फ मृत्यु नहीं आएगी, बहुत ही करुण मृत्यु होगी। इतनी खराब मृत्यु वो देगा कि मैं जन्मों जन्म तक याद रखूँगा इस मृत्यु को। कापालिक नहीं आया। बहुत लंबा वक्त जो है वो बीत गया, बहुत घंटे बीत गए। वो डरे हुए थे। धीरे 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 क्रिस जो है वो अपने मूल अवस्था में वापस आ रही थी। अब मोहनलाल को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। क्रिस की मानसिक अवस्था जो है वो फिर से एक बार स्टेबल हो गई। उसे कुछ याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। उसने पूछा मोहनलाल से कि हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। लास्ट मेमोरी जो उनकी थी वो दीनानाथ जी के पास थी। दीनानाथ जी ने जो चमत्कार दिखाया था वही उनको लास्ट याद था कि हम तो वहाँ पे थे, वहाँ से फिर यहाँ कैसे पहुँचे। मोहनलाल थोड़ी देर के बाद गुफा से बाहर निकले, फिर से हाथ में शस्त्र लेकर। कहीं अगर वो बाहर खड़ा होगा तो इस बार मैं मार दूंगा, इस बार नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे ही क्यों ना मरना पड़े, मैं मार दूंगा इस बार। कोई नहीं था। जैसे ही दोनों बाहर निकले, क्रिस और मोहनलाल, क्रिस ने एक पेड़ के नीचे, उनकी दृष्टि गई, उनकी वहाँ पे नज़र गई, वो चीख पड़ी, क्योंकि जो कापालिक था वो वहाँ पे मरा हुआ पड़ा था। उनकी जो आंतें थी वो बाहर थी, उनके पैर मुड़ चुके थे, उनका जो धड़ था वो अलग था, मस्तक था वो कहीं पे लटक रहा था। अरे बाप रे। तो मोहनलाल को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। ज़रूर किसी ईश्वरीय शक्ति ने मदद की है, उसके अलावा ये संभव ही नहीं है। और तुरंत वो भागे भागे वहाँ से निकले। और जैसे वो सीमा आई, जो मर्यादा थी, बाउंड्री थी, वो बाउंड्री के पास पहुँच के उन्होंने फिर से एक बार ये चेक किया कि कहीं पेट दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। लेकिन कोई दर्द नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई उन्हें। वो भाग गए तुरंत ही। और 2 दिन इस चक्कर में बीत गए थे। वो तुरंत अपने जो आबू, जहाँ पे वे रुके हुए थे, वहाँ पे पहुँचे। आबू में जो उनके अंकल थे, विलियम या जो नाम था उनका, वो राह देख रहे थे। उन्होंने तो FIR दर्ज करवा दी थी और पुलिस ढूंढ रही थी। सबको ये लग रहा था कि मोहनलाल अग्रवाल उनको लेकर गायब हो गए। इल्ज़ाम जो है वो मोहनलाल के ऊपर ही लगा हुआ था। लेकिन बाद में सारी बातें क्लियर हुई। क्लियर होने के बाद जब क्रिस को वापस रवाना कर दिया गया अमेरिका के लिए, उसके बाद वे पहुँचे अटल गिरी जी के पास वापस। वो अटल गिरी जी आबू जाने से पहले जिन्होंने कहा था कि आप मत जाओ, मुझे लग रहा है कोई अशुभ कुछ होने वाला है, उन्हीं अटल गिरी जी के पास पहुंचकर जब वे बैठे, तब अटल गिरी जी ने सबसे पहला प्रश्न यही किया कि सब कुशल मंगल तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना। मोहनलाल को तो आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि वो कितने बड़े सिद्ध हैं। मोहनलाल ने पूछा कि आप बताइए कि हुआ क्या हमारे साथ, और हमारी रक्षा किस शक्ति ने की। जहाँ पे पंछी तक नहीं आ सकता था,
वहाँ पे हमारा बचाव किया किसने? अटल गिरी जी ने कहा कि जब मैंने आपको कहा था कि कुछ अशुभ संकेत मुझे लग रहा है, मिल रहा है, आपको नहीं जाना चाहिए, उस समय पर जब दूसरे दिन आप वापस नहीं आए यहाँ पे, तब मैंने अपने चक्र जो है वो गतिमान कर दिए थे। अटल गिरी जी ने कहा कि मैंने अपने गुरु का संपर्क किया। उनके गुरु अनादिनाथ जी, जो गुजरात के बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि महाविद्या उपासक थे। अनादिनाथ जी जो हैं वो अटल गिरी जी के गुरु थे। उन्होंने जाकर पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे संकेत मिला था लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि क्या हो रहा है। और तुरंत एक यक्षिणी को भेजा गया आदेश देकर कि आप जानकर आओ कि क्या हो रहा है वहाँ पे। यक्षिणी जो है देयर इज़ अ पॉजिटिव फॉर्म एंटिटी बेसिकली, वो कर्ण पिशाचिनी की तरह नहीं होती। माँ की बहुत संगीनी शक्तियाँ हैं, योगिनी, यक्षिणी, नित्या। तो उनमें से एक जो है यक्षिणी, जो हकारात्मक ऊर्जा होती, पॉजिटिव एनर्जी होती है, उनको भेजा गया कि आप पता करके आओ कि हो क्या रहा है उनके साथ। वो यक्षिणी आप तक पहुंची, यानी कि मोहनलाल के पास पहुंची थी। और जब उन्होंने देखा कि ये चीज़ें क्या हो रही है, कैसे हो रही है, यक्षिणी ने आकर सारी बात इनको बताई। तब जाकर जो अनादिनाथ जी थे, उन्होंने माँ तारा का आवाहन किया, जो महाविद्या थी, जो उनको सिद्ध थी। उन्होंने माँ तारा का, उनकी साधना की थी, उनकी उपासना की थी पूरे जीवन। और जैसा कि मैंने कहा उग्र तारा के बारे में, अगर आपके जीवन में उग्र आपत्तियां हैं, उग्र आपत्ति यानी एक्सट्रीम लेवल ऑफ टर्बुलेंस, उस वक्त पर उग्र तारा आपको बचा सकती है। और अनादिनाथ जी ने उग्र तारा का आवाहन किया, उनको इन्वोक किया। इन्वोक करने के बाद उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि हमारी 2 संतान जो हैं वो यहाँ पे फंसी हुई हैं, आप उनको बचाइए। और अनादिनाथ जी के आदेश पर, उनकी प्रार्थना पर, उनकी विनती पर माँ यहाँ पे आई। और यहाँ पे एक रहस्य का उद्घाटन हुआ। जो क्रिस, जो गुफा में उसने जो अट्टहास्य किया था, वो अट्टहास्य स्वयं माँ तारा का था। अटल गिरी जी ने कहा कि माँ ये चाहती थी कि आपको गुफा से बाहर निकालकर वो जो महिला है, वो महिला के शरीर में रहकर माँ कापालिक का वध कर देगी, लेकिन आपने हमला कर दिया कापालिक के ऊपर। अब माँ अपना काम पूर्ण नहीं कर पाई। अब माँ ने गुफा से बाहर जाकर अट्टहास्य किया, जिसके कारण कापालिक भागते हुए गुफा के बाहर गया था। वो वास्तव में माँ का हास्य था, लेकिन कापालिक को ये लगा कि उनकी जो देवी हैं वो प्रसन्न होकर बाहर हैं। तो ये पूरा भ्रम पैदा किया गया। जब कापालिक बाहर गया, माँ प्रचंड ऊर्जा की स्वामिनी है, माँ ने एक ही झटके में कापालिक को काट के उसका वध कर दिया। तो यहाँ पे जो घटना हुई, मोहनलाल ने पूछा कि हम उस सीमा रेखा से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे थे। तब अटल गिरी जी ने कहा कि सीमा को बांधा गया था कलवे के द्वारा। कच्चा कलवा एक टर्म होती है जहाँ पे आप एक छोटे बच्चे की आत्मा के माध्यम से उसे कुछ कार्य जो है वो सौंप सकते हैं और कुछ कार्य जो है वो करवा सकते हैं उनसे। तो कच्चा कलवा के कारण वो जो बाउंड्री थी, वहाँ से आप बाहर निकलते तो आपको वो आत्मा जो है वो पीड़ा पहुँचाती है। यहाँ पे मैं एक मूवी की बारे में बात करना चाहूँगा जो है ब्रह्मयुगम, जो बहुत ही रिसेंटली आई है और मैंने आई थिंक थोड़े दिन पहले देखी। साउथ इंडियन मूवी है। ब्रह्मयुगम में एक टर्म इस्तेमाल हुई है, चातन। चातन जो है साउथ इंडिया में उसे कहा गया है वही कलवा इन शॉर्ट, और वहाँ पे यही बात करी गई है पूरी। कि कैसे एक बच्चे की आत्मा को जागृत किया जाता है अपने कुछ कार्य को करवाने के लिए। और बहुत ही सुंदर, जैसे कांतारा मूवी थी ना, वह उतनी ही इंटेंस, उतनी ही पावरफुल ये ब्रह्मयुगम जो है वो मूवी थी। तो वहाँ पे ये बात और ज़्यादा आपको अच्छे से देखने को मिलेगी कि ये कैसे होता है, क्या काम करता है कलवा बेसिकली। तो उस कलवे को इस कारण की वजह से वहाँ पे रखा गया था। और फिर जाकर जब माँ ने सारी चीज़ें हटाई, जो माया वहाँ पे फैली हुई थी, उस माया को हटाया, उस कापालिक का वध किया। एक और प्रश्न आया मोहनलाल के दिमाग में कि ये कापालिक था कौन, हमारे पीछे ही क्यों पड़ा था, कोई भी हो सकते थे, हम ही क्यों। तब जाकर अटल गिरी जी ने बताया कि वो कापालिक जो हैं वो मूल आसाम का था। आसाम में उसने किसी के पास से कापालिक दीक्षा ली थी, प्राप्त की थी। कापालिक दीक्षा लेने के बाद वो हिमालय चला गया था। वहाँ पे जो वास्तविक साधु संत महात्मा थे उनको वो परेशान करने लगा था। अब उस समय के दौरान उसका जो पाला पड़ा
एक ऐसे सिद्ध महात्मा के साथ जिन्होंने उसे फेंक कर पहुंचा दिया राजस्थान के रण विस्तार में। राजस्थान के रण से वो चलता 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 आबू तक पहुंच आया और फिर उसने अपना निवास स्थान जो है वो आबू को ही बना दिया। उसका नाम था भैरवपुरी। ऐसा भी हो सकता है वैसे कि टेलीपोर्ट ही कर दिया, एक किसी और जगह भेज दिया। तब होता है जो हम ये मान के चलते हैं ना कि विज्ञान यहाँ तक ही है, लेकिन विज्ञान तो इस आकाशगंगा से बाहर भी नहीं निकल पाया। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि अलग अलग आकाशगंगाएं नहीं हैं। विज्ञान नहीं पहुँच पाया, उसका अर्थ ये नहीं कि वो चीज़ है नहीं। तो हिमालय में वो चीज़ हुई जहाँ पे उनको फेंक कर राजस्थान के रण विस्तार में डाल दिया गया और वहाँ से वो भैरवपुरी जो कापालिक था वो चलता चलता आबू पहुँच गया। आबू पहुँचने के बाद उसने अपनी जो है भैरव की साधना शुरू कर दी थी। स्मशान भैरव को वो सिद्ध करना चाहता था और उसके लिए उसने ये जो पूरी घटना है, जो विधि हुई, वो विधि उसने की थी। तो इस तरीके से माँ तारा ने, जो महाविद्या है, उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की। अगर आप माँ की ओर एक बार सिर्फ करुणा भरी दृष्टि डाल दोगे तो भी माँ आपके लिए, आपको बचाने के लिए आ जाएंगी। बहुत ही सुंदर एक संस्कृत में विधान है माँ के लिए, पंचशून्य स्थिता तारा सर्वांते कालिका स्थिता, जिसका अर्थ है कि जहाँ पे पंच महाभूत की बात आती है, पंच महाभूत से बने इस देह यानी कि जल अग्नि आकाश वायु पृथ्वी, इससे बने जो देह की बात आती है ना, वहाँ पे माँ तारा हमेशा विद्यमान रहती है, तत्पर रहती है अपने बच्चे को सहाय करने के लिए, अपनी संतान की सहायता करने के लिए। सर्वांते कालिका स्थिता, लेकिन जब सब कुछ अंत हो जाता है, सर्व का अंत हो जाता है, तब महाकाली आपके लिए वहाँ पे खड़ी होती है। तो दिस वाज द एसेंस ऑफ द स्टोरी। तो माँ काली जो हैं उनकी साधना महर्षि वशिष्ठ ने भी की थी। महर्षि वशिष्ठ जो भगवान राम के गुरु थे, लोग ये बात बहुत कम जानते हैं कि वो स्वयं एक तंत्र उपासक थे। और जब आप ताराणव तंत्र पढ़ेंगे, तारा तंत्र पढ़ेंगे, मैं बहुत ही सुंदर एक ग्रंथ पढ़ रहा था, योगेश्वरानंद जी लिखित एक ग्रंथ है जिसका नाम है तारा तंत्रम। तारा तंत्रम में ये बात दी गई है, महर्षि वशिष्ठ की पूरी एक कथा दी गई है, जहाँ पे कई सालों तक महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की उपासना की थी, उनकी साधना की थी वैदिक विधि विधान के साथ, यानी कि सात्विक पद्धति के साथ। लेकिन माँ प्रसन्न नहीं हो रही थी और उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध के कारण जब उन्होंने अपने हाथ में कमंडल लेकर जल लिया और माँ को श्राप दे दिया कि आगे से आपकी उपासना फलीभूत नहीं होगी, उसी वक्त से महाविद्या जो तारा है उनकी उपासना निष्क्रिय साबित होने लगी। जो मूल मंत्र था वो था ओम रिंग त्रिंग हुम फट। लेकिन जब महाविद्या के इस मंत्र को श्राप दे दिया गया, तब इस मंत्र ने काम करना बंद कर दिया। जब आकाश में भविष्यवाणी हुई कि ये अनर्थ हो चुका है, ये नहीं करना चाहिए था, भगवान ब्रह्मा ने आकर उनसे ये कहा कि अगर आप माँ तारा को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको चीनाचार पद्धति से सिद्ध करना होगा। चीनाचार यानी आप जो उस समय का चीन क्षेत्र था, तिब्बत जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे जाकर आप भगवान बुद्ध से दीक्षा लीजिए, चीनाचार दीक्षा। यहाँ पे अगेन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि बुद्ध सिर्फ गौतम बुद्ध ही नहीं थे। गौतम बुद्ध तो 7वें बुद्ध थे, 7th बुद्ध। अच्छा, उनसे पहले 6 बुद्ध और हो चुके थे, जिनमें से 3 ब्राह्मण थे, 3 क्षत्रिय थे। तो ये उन्हीं की लीनिएज थी, गौतम बुद्ध। बिल्कुल। और बुद्ध जो है वो एक अवस्था बेसिकली थी। तो गौतम बुद्ध एक्चुअली 7वें बुद्ध थे, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने जिस बुद्ध के पास से जिन्होंने दीक्षा ली, चीनाचार दीक्षा, वो बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। और ये कथा दी गई है ताराणव तंत्र में, क्योंकि अगर मैं रेफरेंस नहीं दूंगा यहाँ पे, लोग फिर से पूछेंगे कि आप ये किस बेसिस पर आप बात कर रहे हो। हमारे ग्रंथों में सब कुछ दिया गया है, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना है वो। तो फिर उन्होंने वहाँ पे जाकर दीक्षा ली, चीनाचार दीक्षा। उन्होंने फिर से माँ की साधना शुरू की और शापोद्धार किया। शापोद्धार करने के लिए मूल मंत्र में एक एडिशन किया जाता है। जो मूल मंत्र था वो था ओम रिंग त्रिंग हुम फट। लेकिन जो दीक्षा के बाद उन्होंने जो फिर से साधना की, शापोद्धार किया, वो मंत्र था ओम रिंग स्त्रिंग हुम फट।
तो उसके बाद उसने कहा रुको, मुझे आपसे बात करनी है। अब उन्होंने मेरे, जैसे मैं बैठा हुआ था तो मुझे समझ, मैंने कहा मेरे को अगर आप दिखाई नहीं दोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा मुझसे आप क्या बात करना चाहती हो, क्यों बात करना चाहती हो, तो मुझे पहले आप सामने आओ। अभी भी मुझे ये लग रहा था कि कोई है और वापस जाके छिप जा रहा है, कोई आएगा, वो बैठेगा, मेरे से बात करेगा। हाँ, लेकिन मैं, ये तो था कि जैसे अभी आप वापस आके बैठोगे ना, ये ऐसे फील आ जाएगी कि कोई अभी आके बैठा है। तो उसके बाद एक वाइट प्रतिबिंब सा मेरे को नजर आया और मैं उस, जैसे अभी मैं ऐसे बैठा था, फिर मैं वो बनी हुई थी वो जो उसकी बैठने के पत्थर लिए। की जो बनी हुई थी, उन्होंने बोला इधर मुंह कर लो, तो मैं उधर ही पांव करके बैठ गया। अब मेरे से कम 3 फुट की दूरी पे, 3 फुट, 1 2 3 की फुट की दूरी पे एक पूरी आकृति बन गई। अच्छा और बहुत ही एक सुंदर, बहुत ही सुंदर लड़की की आकृति। अच्छा, दिख रहा है आपको प्रॉपर? हाँ, और उस मुझे ये भी दिख रहा है कि ये अभी इसकी आंखें नम है, ये कोई परेशान है। और तब उसने मेरे को बोला कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। वाइट साड़ी में थी वो? हाँ, नहीं साड़ी में नहीं थी, वो वाइट कपड़े, सूट टाइप पहना हुआ था। लेकिन ऐसे तो होता ही है कि जो आत्माएं हैं, ये वाइट कलर दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी, उनका कलर है। तो ये कलर उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए प्रभावित करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है कि और भी आत्माएं जो होती हैं उनका कुछ, देखो भूत और भूत भी तो आपस में दुश्मन हो जाते हैं, अच्छा और बुरा भूत भी तो आपस में, तो ये प्रोटेक्ट करता है, ये भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से बंधे होते हैं। ओके। तो उसने बताया कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बताओ। तो उसने बताना शुरू किया मुझे कि मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई थी और पढ़ने के बाद मेरा एक लड़के से अफेयर हो गया। अच्छा। और वो मुझे सपने दिखाने लगा, बहुत प्यार करता था, बहुत अच्छी हम रोज़ घूमने निकल जाते थे शाम को, कभी इस रोड पे कभी उस रोड पे। तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। और आप सुन रहे हो, मतलब आपको डर नहीं लग रहा कि आप अभी पूरी उस- आकृति हाँ, बन गई उस समय हवा में? देखो थोड़ा बहुत मतलब ये एहसास था, बट मुझे ये समझ आ गया था। आपको ना ये भी समझ आता है, आपको क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस पता नहीं हुए हैं कि नहीं, आपको ये समझ आता है कि आपको नुकसान होने वाला है कि आपको फायदा, अपनी ये इसी को तो सिक्स सेंस कहते हैं। तो मैंने कहा ना कि कुछ तो इंट्यूशन, कुछ तो चीज़ें भगवान ने मेरे अंदर ऐसी, क्योंकि 6 नंबर लगन, राहु लगन में बैठा है, तो कुछ तो चीज़ें भगवान ने ऐसी मेरे अंदर डाली हुई हैं कि जो मेरे को प्रोटेक्ट करती हैं। और कर्म भी मनुष्य के बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो काम आते हैं। फिर हमारे अंदर भी एक आत्मा है जो प्रोटेक्ट करती है हमें। तो उसने बोला, फिर मैंने कहा फिर कि उसके साथ उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी। तो एक दिन बहुत बारिश थी, बिजली इतनी कड़क रही थी, और वो बात थी अमावस्या की। वो अमावस्या की रात थी, काली रात। अमावस्या की रात काली होती है क्योंकि गुप्त अंधेरा होता है, घनघोर अंधेरा जिसे कहते हैं ना, वो अमावस्या की रात में ही होता है। तो तूफान ऐसा लग रहा था जैसे कि आज बिजली कहीं ना कहीं गिरेगी, और बार बार बिजली, बारिश हो रही थी। तो हम बाइक पे काफी भीग गए थे। तो उसने, अब मुझे नहीं पता था कि उसने जो अपना एक घर लिया हुआ था वो मुझे अपने पास लेके चला गया कि कपड़े भीग गए हैं। मैं हॉस्टल में रहती थी, तो वो मुझे अपने घर पे ले गया। वो अकेला था, मैं उसके साथ चली गई। मैंने बाथरूम में जाकर के सबसे पहले तो अपने कपड़े चेंज किए, उसने अपने कुछ लोवर वगैरह दिए, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही हम, क्योंकि हम एक दूसरे को प्यार करते थे, तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो उसने मेरे को, हालांकि देखो उस समय उसके पास बियर रखी हुई थी, उसने बोला, मुझे ऑफ़र की, और वो खुद भी पीने लगा, और उसने मुझे भी, जबकि मैंने कभी उससे पहले कभी नहीं पी थी, उसने मुझे शराब पिलाई। फिर उसके बाद उसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। उसके बाद उसने बताया कि ये प्री प्लानिंग थी, उसने कब फ़ोन किया, कब क्या किया, उसने अपने 2-3 दोस्तों को भी बुला लिया और मेरे साथ उनके भी रिलेशन बनवा दिए। ओ शिट। और उसके बाद मैं, अब मेरे दोनों हाथ अगर बंधे हों, बांधे को 4 लड़के 5 लड़के अगर हों,
तो आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते। उसके बाद मैं रोने लगी, मैंने बोला मैं अपने घर पे बोलूँगी, मैं पुलिस में बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी। तो उन सब लोगों ने मिलके मेरे को गला दबा के तकिए से मार दिया। अब मेरे अंदर घबराहट चालू हो गई। अभी तक तो मुझे ये भी लग रहा था कि शायद ये मेरी लाइफ का सपना चल रहा है, कि मैं सोया हुआ हूँ और मैं सपने में आ गया हूँ और ये सपना चल रहा है। लेकिन आदमी अपने आप को फील करने के लिए ना कुछ ना कुछ चोटी काटता है या कुछ भी हिलता है, इधर उधर देखता है। तो ये रियल था। उसकी बात सुन के तो मैंने कहा, मेरे से क्या चाहती हो? तो उसने बताया कि मैं इस बात को भी करीबन 20-30 साल हो गए और मेरा गुस्सा उस समय इतना था क्योंकि मेरी कहते आयु लिखी थी। मेरे जब मैं सुसाइड, मुझे अपनी फैमिली याद आ रही थी और मैं इतनी गुस्से में थी कि मैं अपना बदला लेना चाहती थी। अपना बदला ऐसा कि जिंदगी भर कोई किसी के साथ ऐसे ना कर पाए। तो मैंने कहा आपने बदला लिया फिर उनसे? कि अभी मेरा बदला अधूरा है, लेकिन मैं भी हताश हो चुकी हूं। मैंने कहा वो कैसे? कि मैंने इन 30 सालों में पता नहीं कितने लड़कों को इस दुनिया से ऊपर भेज दिया है। मैंने कहा वो कैसे? तो उसने बोला कि कई बार यहां पर कोई लड़का अकेले अगर गाड़ी से आता है तो मैं उससे लिफ्ट मांगती हूं और वो बैठ जाती है। उसके बाद वो अपने घर ले जाती है, घर ले जाके शराब पिलाती है। वो उसी घर में जो घर की शराब पिलाती है उनको, अगर वो उसके साथ फिजिकल होता है तो मैं उसको वहीं मार देती हूँ। फिर मुझे सिर्फ वो मेरा बॉयफ्रेंड था और वो जो लोग, फिर वही याद आ जाता है, फिर मैं मार देती हूँ। और अगर वो नहीं करता कुछ भी तो मैं उसका कभी कुछ भी बुरा नहीं करती। और मैंने अब तक ऐसे 30-40 लोगों को इस दुनिया से भेज दिया है। तो उसने बोला लेकिन अब मैं इतनी थक चुकी, अब मुझे मुक्ति चाहिए। अब मेरा, कहते हैं ना किसी चीज को करके भी आप एक ऊब जाते हो। तो मैंने कहा कि आपको मुक्ति दिलाने का क्या तरीका है? कि मेरे को अगर ये पता चल जाए कि वो लोग कहाँ पर हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पढ़ते थे, उनकी क्वालिफिकेशन पूरी हो गई और वो जो है, देखो भूत भी क्या होता है मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अभी डेथ हुई और अभी वो भूतनी बन जाएगी। किसी की भी जब डेथ होती है ना तो आप देखोगे कि मरने के बाद पांव दक्षिण में किए जाते हैं। कभी भी जीवित लोगों की फोटो साउथ में नहीं लगानी चाहिए, वरना उनके ऊपर अगर आपके कोई पूर्वज जिनको मुक्ति नहीं मिली है उनकी लाइफ में ट्रबल डालना शुरू कर देते हैं। दक्षिण की दिशा में कभी जीवित लोगों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। जब आदमी की डेथ, ये साइंटिफिक है। नॉर्थ में चुंबकीय पावर है, साउथ में आप पांव करोगे आपकी आयु में कमी आने लग जाएगी, लेकिन पितरों का ट्रबल चालू हो जाएगा, परेशानियां चालू हो जाएंगी उनकी लाइफ से रिलेटेड। तो कभी भी कोई दूसरा कुछ भी लगाए, आप अपने घर में कभी भी जीवित लोगों की फोटो साउथ में ना लगाएं। अच्छा। साउथ में यमलोक है, लेकिन यमलोक और पृथ्वीलोक के बीच में है प्रेतलोक। जब किसी की डेथ होती है तो वो सीधे प्रेतलोक, प्रेत योनि में जाती है। अगर वहां पर उसकी जगह नहीं होती तो वहीं से वो सीधा यमलोक चली जाती है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आयु तो लिखी है, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ हो गई या किसी ने उनको मार दिया प्रॉपर्टी के लालच में, पैसे के लालच में, तो अब, या उसके परिवार को मार दिया। तो ये ना इनका जो बदला है वो इतना पावरफुल होता है कि ये यमलोक नहीं जाती। क्योंकि जब ये प्रेत लोग जाती है ना तो वहां पर इनकी कहानी को सुन के इनको जो पावरफुल स्पिरिट्स होती हैं उनकी सपोर्ट मिल जाती है और वो इनको रिटर्न बैक पृथ्वी पर बदला लेने के लिए भेजती हैं। तो इनके पास कई सारी ताकत है। अब दूसरी स्पिरिट्स की भी इनको ताकत मिली हुई है। तो ऐसी ही कुछ तो आती हैं जो सिर्फ अपना बदला लेती हैं, लेकिन कुछ अपने मोक्ष के लिए भी आती हैं। ओके। यमलोक के बाद फिर डिसाइड होता है कि ये बैकुंठ धाम जाएगा, ये शिव धाम जाएगा, ये कौन से लोक में जाएगा, ये स्वर्ग लोक जाएगा
ये यमलोक के बाद ही डिसाइड होता है। तो वो जो स्पिरिट, जो लेडी है, जो लड़की की हम कहानी बात कर रहे हैं, वो प्रेत लोक गई और वहाँ से उसने कहते हैं ना, कभी कभी आपको कोई लड़की अभी सड़क पे मिल जाए और आप वो रो रही हो, तो आप उसको पूछोगे क्यों रो रही है, क्या हुआ, तो आप वो बताएगी कि मेरे ऐसे एक बॉयफ्रेंड था, उसने लूट लिया मुझे, वो भाग गया, या ऐसे। तो आप कभी कभी जो रियल स्टोरी होती है, रियल चीज बातें होती है ना, उसमें आप हेल्प भी कर देते हो। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ये ले पैसे, और या मैं तुझे ऑटो करा देता हूँ, घर छोड़ के आता हूँ, अच्छी। तो हम इमोशनल में, तो ऐसी स्पिरिट्स भी होती हैं कि जब ऐसी इमोशनल कहानी लेकर के कोई प्रेत लोग जाती हैं, लड़कियों के साथ बहुत अत्याचार भी होते हैं और इनकी डेथ हो जाए, तो ये या कोई भी लड़का है उसके साथ, तो ये अपनी कहानियों को सुना करके इमोशनली रूप में पावरफुल स्पिरिट्स को अपनी फ्रेंड बना लेती है, और फिर उनकी पावर से, क्योंकि उनके पास मुक्ति के लिए काफ़ी पावर्स होती हैं, तो फिर ये वापस से पृथ्वी लोक पर आती हैं। लेकिन जब ये वापस आती है ना, तो ये बड़ी खूंखार हो जाती हैं। कुछ मोक्ष के लिए भी आती हैं, पर जो बदला लेने के लिए आती हैं ना, उनका मुकाबला आप जल्दी से नहीं कर सकते। तो अब मेरे मन में ये भी चल रहा था कि इसने मुझे क्यों यूज नहीं किया। आज तो मुझे पता है, बट उस समय मुझे पता नहीं था। बट मेरे मन में अब डर चल रहा था कि कहीं अब ये मुझे भी तो नहीं मारेगी, क्योंकि अब तो मुझे उसकी कहानी सुन के अब मुझे समझ आ गया ना कि ये कोई भूत है, भूतनी है, चुड़ैल है, और ये मेरे को ऐसा कर भी सकती है। पूछ सकती है दारू पिला दूं कमरे पे। हाँ, हो सकता था, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने पिलाई थी। बट उस समय सही बताऊं कि अपने चारों दोस्तों में मैं नहीं पीता था, बिल्कुल भी इन चीज़ों से दूर रहता था। तो फिर उसने आगे की कहानी, तो वो इस तरीके से वो बदला लेने के, तो मैंने कहा आपने ये कहानी मुझे क्यों सुनाई, कि मैं अब इन चीज़ों से ऊब चुकी हूँ, बहुत टाइम हो गया है और मुझे मुक्ति का मार्ग नहीं मिल रहा है। आप जब जा रहे थे, मैं आपका पीछा कर रही थी, लेकिन आपके अंदर ऐसी ओरा है कि मैं आपको टच ही नहीं कर पा रही थी। मैं आपके लिए अगर कुछ भी, तो आपकी जो ओरा है मुझे हिट कर रही थी। अब मुझे याद आया कि मैं शिव भगवान का 94 से बहुत बड़ा, तो देखो मैं क्या बोलूं, पर मैं उनका अच्छा उपासक और उनको मैं डैडी बोलता हूं। मैं शिव भगवान को, हमारे कभी आप घर पे आओगे ना, तो हमारी जो एक मूर्ति, एक मंदिर में जो एक प्रतिमा है, उसमें जो शिव भगवान और पार्वती माता और गणेश जी है ना, मैं उनको मम्मी डैडी बोलता हूँ, और गणेश जी को भैया बोलता हूँ कि यू आर माई फैमिली। क्योंकि मैंने कहा ना 98 में मैं घर छोड़ के चला गया था, तो जब घर छोड़ के चला गया था तो मैं उनको ही अपनी फैमिली मानने लगा था। तो 94 में जब मैंने 10th की थी ना, तो मेरे फादर बोलते थे अगर फेल हो जाएगा तो तू गांव चला जाएगा, तू यहाँ नहीं रहेगा मेरे पास। मेरे फादर होते थे मवाना शुगर मिल में, तो तू यहाँ पे नहीं रहेगा। तो मैं इस बात से बहुत घबराता था, गांव में चले जाएंगे, खेती करनी पड़ेगी, और वहाँ तो आपको पता ही है। तो मैंने कहा, तो मैं भगवान, जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया तो राउंड द क्लॉक, जब तक मैं सेंस में होता था, भगवान शिव को बोलता रहता था, भगवान मुझे पास करा दो, मैं कांवड़ लेके आऊँगा, भगवान शिव पास करा दो, मैं कांवड़ लेके आऊँगा। और मैं ऐसे पास हुआ कि कोई पास हो ही नहीं सकता था। आपने क्या बुक में लिखा होगा आपको तो पता ही होगा ना, क्या पास होंगे कि नहीं। मुझे पता था कि मैं नहीं होऊंगा। मैथ में मेरे 25 नंबर थे, 8 नंबर का ग्रेस मिलके वो 33 हुए, तो मैं पास हुआ। अगर 1 नंबर भी कम होता या किसी और सब्जेक्ट में मेरा 1 नंबर भी कम होता तो मैं फेल हो गया था। अब जो टॉपर था ना, उसको इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी मुझे पास होने की हुई, भले ही मैं चाहे जितने मर्जी मेरे नंबर थे। तो अब मैं कांवड़ भी भूल गया। फिर फर्स्ट ईयर हुई, 12th में फिर याद आ गया, तो मैंने शिव को बोला इस बार मैं जोड़ा करूंगा, भगवान मुझे अब की भी पास करा दो, और मैं फिर पास हो गया। उसके बाद मैं कांवड़ लानी शुरू की, और आज टिल डेट तक मेरे को 27 साल हो गए, 24, 25, 26, 27 साल हो गए, मैं आज तक कांवड़ लेके आता हूँ। मैंने लॉकडाउन कोरोना काल में भी छोड़ा नहीं, मैं कांवड़ लेके आया हूँ। एक दोस्त है हमारे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उन्होंने मेरा पास बनवाया था और मैं कांवड़ लेके आया था।
तो अब उनको तो मेरे को ये ध्यान आ गया कि मेरे कुछ तो मेरे ऊपर उनकी शायद कृपा है, इसलिए क्योंकि जब वो बोल रही थी कि आपकी ऑरा की वजह से मैं आपको टच नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे ये एहसास है कि आप एक अच्छी ऑरा हो, अच्छे व्यक्ति हो। तो मैं था ही अच्छा व्यक्ति, मैंने कभी आज तक किसी लड़की के साथ ना कुछ बुरा किया, ना किसी को टच ही नहीं किया था, मैं ऐसा नेचर था ही नहीं मेरा। तो कहते ना हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है, सबको पता होता है कि हम किस व्यक्तित्व के बने हैं। तो उसने बोला कि मुझे लगता है कि आप मेरे लिए क्योंकि आपकी ऑरा ऐसी है, आप मुझे मुक्ति दिला सकते हो। तो मैंने कहा मुक्ति कैसे मिलेगी? कह रही उसके लिए आपको जो इन लोगों ने मेरा जो शरीर है ना वो यहीं पर दबाया हुआ है, अगर आप उसको गड्ढा करके निकालो, मेरे जो कंकाल हैं, मेरी जो शरीर की जो भी कि उनको अगर आप जला दो प्रॉपरली अपने हाथ से, क्योंकि ऐसा भी नहीं कोई भी जलाएगा तो उसको मुक्ति मिलेगी। उसने कहा मैं अगर जला दूं तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। अब मेरे मन में फिर वही बात आ गई कि ये मुझे अंदर अपने घर में ले जाने का रास्ता ढूंढ रही है कि मैं जाऊं और ये मुझे मार डाले या खा जाए, या अब मेरे को उससे डर लगने लगा। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं थोड़े थोड़े। अब नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर आने लगे। लेकिन उसने ये भी बोला था कि मैं आपको टच नहीं कर पा रही थी, मतलब नेगेटिव सोच के मैं आपको कुछ भी कर नहीं पा रही थी। तो लेकिन मैंने कहा ये मुझे ले जाने का बहाना ना ढूंढ रही हो। तो मैंने उसको बोला कि देखो मेरे पास मुझे सामान वामान लाने दो, मेरे दोस्त हैं, आप चुप रहना, आप सिर्फ मुझे दिखाई देना, उनको मैं कुछ बताऊंगा भी नहीं, तो मैं उनको लेकर के आऊँगा और मैं जो हूँ सामान खोदने का भी सामान लेकर के आऊँगा। कह रही खोदने का तो है यहाँ पे, आपको मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं उनको लेकर के आऊँगा, क्योंकि अगर मैं नहीं आया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैं तो ये बोला था ना कि मैं बाहर तक ऐसे ही देख के आ रहा हूँ, गार्ड से मिल के आता हूँ, क्योंकि कल भी हमें किसी ने बोला और आज भी किसी ने बोला था। अब ये हो सकता है कि इंट्यूशन हो, इंडिकेशन हो, मुझे आपसे मिलना लिखा हो। तो मैंने कहा एक बार मुझे जाने दो। उसने मुझे जाने दिया, मैंने अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताया और मैं जाके सो गया। मुझे नहीं पता वो पूरी रात, क्योंकि नींद भी नहीं आ रही थी, सुबह मुझे किस समय नींद आई। मैं सो गया, मैं उठा और उठने के बाद हम अगले दिन ही मैंने उसको बोला कि मुझे वापस जाना पड़ेगा, मतलब मवाना वापस जाना पड़ेगा। तो हम सब वापस आ गए। उसके बाद वो कुछ दिन बाद मेरे लिए सपने की तरह थी। लेकिन अभी बात यहां खत्म नहीं हुई है। जब मैंने घर छोड़ा था तो उस समय एक साधक मुझे मिले। तो ऐसी जो सिद्धि, मुझे नहीं पता था ये क्या करते हैं, इनको करने से क्या होता है, वो तो रमे हुए लोग होते हैं। साधक अगर अपने भक्त को ढूंढता है ना, या मतलब शख्स को, कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज की सिद्धि करने के लिए किसी के पास जाओगे और वो आपको सिद्धियां दे देगा। अगर आप ढूंढ रहे हो ना, तो जो गुरु है वो भी अपने शिष्य को ढूंढता है, वो भी अपने शिष्य की क्वालिटी को बिना जाने बिना परखे अपना शिष्य नहीं बनाता, चूज करते हैं, वो भी चूज करते हैं। तो ऐसे ही जब मुझे एक साधक मिले थे, ये बात होंगी करीबन 99 की, तब मैंने उनको इस बारे में एक आइडिया दिया था कि मेरे साथ एक बार एक स्पिरिट का इंटरेक्शन, क्योंकि यहां पर तो मैं वापस आ गया था, वो मन में अब वो मेरे बात, क्योंकि वो ऐसी बातें करते थे कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो तब उन्होंने मुझे एक मंत्र सिखाया, एक मंत्र दिया, और उस मंत्र को उन्होंने बोला देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक ही चीज़ पे फोकस करोगे तो विजय पालोगे। आप 100 भगवान आपने रख लिए, बहुत मूर्तियाँ, ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, बट हमेशा मांगना एक ही भगवान से चाहिए। एक भगवान को अपनी फैमिली बना लो, एक भगवान को अपना पिता, अपना गुरु, अपना भाई, अपना सब कुछ मान लो। सबको हाथ जोड़ो, नमस्ते करो, रिस्पेक्ट करो, सब कुछ करो, लेकिन एक से मांगो, आपकी हर विश पूरी होएगी। जब हम बहुत सारे चीज़ों से मांगने लगते हैं ना, तो हमारा ना विश्वास वीक हो जाता है। और सही बताऊं, विश्वास बहुत फलदायक होता है, विश्वास हमें फल देता है। तो उन्होंने कहा, एक मंत्र उन्होंने दिया, वो मंत्र उन्होंने बोला और मैंने उनको रिपीट। कह रहे तूने ये मंत्र कैसे सुना दिया एक ही बार में? मैंने कहा भी आपने। कह रहे नहीं, तूने ये मंत्र सुना है कहीं? मैंने कहा नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं, मैंने तो ये आज तक कोई मंत्र ही नहीं।
कह रहे नहीं, ये मंत्र याद हो ही नहीं सकता। मैंने कहा भी आपने बोला, मैंने आपको रिपीट। तब उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। फिर उसके बाद अब जब मैं उस मंत्र को सिद्ध करने लगा, मेडिटेट करने लगा, क्योंकि मुझे ना इंटरेस्ट आने लगा था इस चीज़ों में, तो मेरे को अब वो याद आने लगी कि मुझे उसको मोक्ष दिलाना चाहिए था। तो आपको मैं बता दूं कि 2001 में मैं वहाँ पर गया वापस अकेले, किसी को साथ लेके नहीं गया। अब मुझे लगता था उन्होंने मुझे कवच भी दिया था, वो मंत्र सिद्ध भी मैंने कर लिया था, और मैं वहाँ पर गया और मैंने वहाँ पर बैठ करके उसके साथ, मतलब पहले तो पहली रात को गया तो उस इंटरेक्शन नहीं हुआ, दूसरी रात को इंटरेक्शन हुआ मेरा। अब दूसरी रात को ना वो बहुत ऐसे तो मुझे लग रहा था कि ये मेरे से गुस्सा है, ये गुस्सा है, ये मुझे, तो मैं वापस जाने लगा। अब पीछे से आवाज़ आई तो फिर से आ गया, तू तो मुझे चीट करके गया था। मैंने कहा चीट करके नहीं गया था, मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया और उन्होंने मुझे जकड़ लिया था, पकड़ लिया था। कह रही फिर तू अब क्यों आया है? मैंने कहा आपकी जो बातें हैं ना वो मुझे सोने नहीं देती। तो मैंने उसको यकीन दिलाया कि मैं कोई गलत नहीं हूँ, कोई बुरा नहीं हूँ, और मैं सिर्फ आपके प्रति मेरे मन में एक रिस्पेक्ट है, इज्जत है, इसीलिए मैं वापस आया हूँ। उसकी कहानी वाकई ऐसी थी कि आज आपके फैमिली में किसी के साथ हो जाए ना तो आप भी बदला लेना चाहोगे कि मैंने तो कहानी आपको कितनी देर में सुना दी। उसने 4-5 घंटे में, हमारी ये 4 घंटे कम से कम ये बातें हुई थी। तो आधे घंटे में तो वो चीज़ें कुछ तो उस समय मैं इमोशनल हो गया था, लेकिन रूम में आके मैं वाकई घबरा गया था और मैं नहीं जा पाया। लेकिन उसको मैंने बताया, मेरे दोस्तों ने मुझे आने नहीं दिया। उनको मैंने जैसे ही कहा चलने के लिए तो उन्होंने मुझे पकड़ के बैठ गए और कि तेरे घर पे बोल देंगे, धमकी दी। लेकिन आज जब मैं परिपक्व हो गया हूँ तो मेरे को ये बातें सोने नहीं देती थी, इसलिए मैं आया हूँ। तो मैंने कहा मैं आपके लिए गंगा जल भी लाया हूँ। मैं एक डब्बी में थोड़ा सा गंगा जल भी लेके गया था। तो मैंने उसके कंकालों को निकाला, गड्ढा किया, उस चीज़ों को निकाला, और मैंने, मतलब आज अगर मैं बोलूँ ना, मुझे थोड़ी देर के लिए अभी मैं लेट जाऊँ तो मुझे लगेगा ये मेरे लिए सपना सा है, कि ये सपना था, शायद ये सब कुछ सपने में चल रहा था, बट ये रियल स्टोरी थी। और जब बीतती है ना तभी आपको पता चलता है। तो उसको जब मैंने कंकालों को इकट्ठा किया, लकड़ी वकड़ी इसके साथ उनको जब जलाया ना, तो एकदम विस्फोट हुआ और एकदम से सब चीज़ें गायब हो गई। हाँ? मतलब आग भी नहीं जल रही थी? जब आग लगाई मैंने, थोड़ी देर के बाद एक विस्फोट हुआ, एक अचानक से, जैसे बम में एकदम से चमक सी होती है, और उसके बाद सब गायब हो गया। और मैंने देखा ना वहाँ कोई कंकाल था, ना वहाँ कोई लकड़ी थी। अब ये बात मैं सही बताऊं, किसी को बोलता तो आधे से ज़्यादा लोग तो मेरे पे हंसते। जैसे आज मुझे भी कोई कहानी सुनाता है ना तो मैं कहता हूँ पागल है क्या, ऐसे होता है, मैं ही मिला हूँ। तो मैं ये सोच करके भी कभी किसी को नहीं सुनाया कि लोग सब हंसेंगे मेरे ऊपर, क्योंकि कोई मेरी बात पे यकीन ही नहीं करेगा। सर क्योंकि चीजें एकदम से गायब हो जाना, एक विस्फोट हुआ गायब हो गई, ये थोड़ा सा ये मानने मैं देखो, वाली- जब तक मेरा जीवन रहेगा तो ये सच तो है ना, और ये मेरे शरीर के अंदर है। ऐसे तो देखो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, लेकिन एक बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस रहा भानगढ़ का, कि भानगढ़ में जैसे टीवी पे हम, पेपर में, न्यूज़ में, या सबने सुना कि बहुत बहुत फेमस है ये कि तो हम haunted गए place है। और मिलने हम स्पिरिट्स को ही गए थे। ठीक है। और मेरे साथ 2 दिन और अच्छे दोस्त, अच्छा सर्कल, फिर सर्कल भी ऐसे ही बन जाता है। तो वहाँ पे गए, लेकिन हमें कोई मिला ही नहीं। अब हम वापस आकर के रास्ते में एक होटल में सो गए, तो वो थोड़ी नियर बाई था। अब रात को करीबन 3-3:15 बजे के करीब नॉक होती है। तो 2 बार मुझे याद है मेरा दोस्त उठा, पर उसे कुछ नहीं कि यार कोई पागल बना रहा है शायद, वेटर अब के साले को गाली दे दूंगा। तो तीसरी बार जब नॉक हुआ तो उसने मेरे को पाँव से बोला यार तू देखना, और साले को आपके नीचे मैनेजर को डांट किया। जब मैंने दरवाजा खोला तो सेम एक स्पिरिट, एक शरीर, पूरा शरीर, उसका फेस भी सफेद था, कपड़े भी सफेद थे, और उसकी आंखों में आंसू थे। तो उसने जैसे गेट के बाद, मेरे को लग रहा था कि ये वहम है
सपना है या रियल है। तो मैंने हाथ को ऐसे किया तो देखा हाथ से वो हटा और फिर जैसे ही मेरा हाथ हटा वो वापस से वहीं सेटल्ड हो गया। अरे उसके बाद वो पीछे को मुड़ी और उसने मुझे इशारा किया चलने का, या वो भी मुझसे कुछ चाहती थी अभी मुझे पता नहीं। अब जैसे ही मैं उसकी तरफ चलने लगा अचानक मैंने एहसास किया कि मेरे पीछे भी कोई है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, होटल की लॉबी थी और पीछे मैंने कम से कम 50-100 आत्माएं एक साथ देखी। 50-100? हाँ, वो नजर आ गए मुझे। अब मुझे लगा कि ये ना कोई माया जाल है इनका और ये मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। तो अचानक, क्योंकि अब तो मेरे पास मेरे गुरु का, मैंने तभी के तभी ओम नमो काली कंकाली महाकाली के पूत कंकाली भैरव हुक्म हाजिर रहे मेरा तुरंत करे रक्षा करे, आन बांधू बाण बांधू चलते फिरते को शान बांधू, चारों दिशा मुखा बांधू, नो नाड़ी नो बत्तर कोटा बांधू, फूल में बेजू फैल जाए काटे जो पर तल कापे, हल हल हले गिर गिर पड़े उठ उठ बगे, बग बग बगे मेरा भेजा सवा घड़ी सब्र का बावला ना करे। तो जैसे ही मैंने हाथ ऐसे उठाया सब गायब हो गई। अच्छा। सब गायब हो गई। फिर मैंने उसकी तरफ देखा वो भी गायब हो गई। फिर मैं रूम में आया, वो भी मेरे दोस्त, जब मेरी आवाज इतनी तेज हो रही थी वो सारे लोग होटल के, वो सारे लोग, बहुत सारे लोग मतलब बाहर आ गए कि क्या हो रहा है। मैंने कहा पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, अभी मुझे ऐसे लगा कि मुझे किसी ने पकड़ा हुआ था, क्योंकि उनको मैं क्या बताऊं, वो यकीन ही नहीं करेंगे आके सुन। तो ये एक ऐसा किस्सा था। सारी गायब हो गई एकदम से गायब हो गई। क्योंकि देखो ये सिद्धियां ऐसी थी, मैंने तभी बोला ना, मैं जिस घर में जाता था मैं फ्री इलाज करता था। आज जो भगवान ने मुझे बुलंदियां दी हैं, वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर मैं ना जाता हूं। अब 10 के बाद 11 के बाद तो देखो मैंने बंद कर दी, बट आज भी अगर कितने लोग ये देख रहे होंगे तो उनको पता होगा मैंने दुनिया में किसी से इन चीज़ों से कोई कमाई नहीं करी। पहले तो सामान के भी पैसे मैं किसी से चार्ज नहीं करता था, आज हमने थोड़ा सा कम कर दिया। लेकिन अब इसको क्योंकि फैमिली के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो हम क्या करते हैं, आज अगर किसी के घर में चीज़ें चेक करनी हो तो एक नारियल, 10-15 अगरबत्ती के पैकेट, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1 मुट्ठी बताशे, 100 ग्राम काले तिल घर में रखवाते हैं। तो वो नारियल और अगरबत्ती से अगर घर के ऊपर किसी का साया है, किसी ने आपके घर को कैप्चर कर रखा है, उसका पूरा प्रतिबिंब आ जाता है। तो हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे यहाँ 150-200 ब्राह्मण काम करते हैं, बहुत बड़ी संस्था है हमारी। तो फिर वो हम उनके गुरुजी को, जो हमारे मेन आचार्य जी, उनके गुरुजी बताते हैं उस बारे में, वो बताते हैं किसने क्या किया, और वो 20 रुपये लेते हैं सिर्फ ख़त्म करने का। तो ये लॉकडाउन से पहले की बात है। मेरा नाम कुशल है, मुझसे जो मेरा छोटा भाई है 2 साल का अंतर है हमें, उसका नाम अभिषेक है, और जो सबसे छोटा भाई है उसका नाम है विष्णु। तो अभिषेक जो था उस टाइम पर उसका मास्टर्स में एडमिशन हो गया था भोपाल में। भोपाल से 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन जैसा अब नया बना हुआ है हबीबगंज। तो हबीबगंज जो जगह है वो बड़ी शानदार और अच्छे लोगों की और अच्छी जगह है, काफ़ी शानदार जगह है। तो वहाँ पे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो गया। सबसे छोटा भाई जो था उसका ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ और अभिषेक का मास्टर्स में हो गया। तो दोनों भाई वहीं रहते थे। और उस वक्त पे इनका जो एडमिशन हुआ था वो हुआ था योगा में, जो योगा बाबा रामदेव वाला इसमें। तो उसकी पढ़ाई है बाकायदा, उसमें ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर पीएचडी है। तो मेरी जो फैमिली है वो ज़्यादातर सभी लोग, चाचा फूफा जी, ये सब योगा के अंदर ही हैं। तो मेरे भाई भी ये सोच रहे थे कि जैसे हम 1-2 जनरेशन से योगा का काम हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन कुछ नहीं है, कभी उन्होंने भी नहीं किया। तो उन्होंने सोचा क्यों ना छोटी छोटी यूट्यूब वीडियोस बनाकर और यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे, और इस काम को थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। साथ में जो लोग योगा में इंटरेस्टेड हैं उनको भी गाइडेंस मिलती रहेगी। तो उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ से पूरा जो सीन है वो स्टार्ट होता है। अब इनका जो ग्रुप था, इनके क्लासमेट्स जो थे, उसमें 2 लड़कियाँ और थी और 2 मेरे भाई। ये अपने फ़ोन से और नॉर्मल जो माइक होता है उसका यूज़ करके किसी बाहर पार्क में जाकर या ऐसी जगह जाकर जो थोड़ा सा देखने में भी सूदिंग लगे, तो वहाँ जाके ये उसको वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे। अब इनकी क्लास में एक नई क्लासमेट आती है, क्योंकि एडमिशन का टाइम था, वो नई क्लासमेट आती है और उसके साथ इनकी बातचीत होना शुरू हो जाती है।
और मेरा भाई बताता है, जो सबसे छोटा भाई विष्णु बताता है कि ये जो लड़की थी, अच्छा मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि सही मुझे लगता है कि सही लगेगा। तो मेरा भाई ये बताता है कि वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा फ्रैंक होने लगी, धीमे धीमे बात करने लगी कि अरे आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हो और बहुत अच्छा कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो इस तरह से उनकी दोस्ती होने लगी। तो इस तरह से ग्रुप जो है वो 4 का ग्रुप जो था वो 5 में तब्दील हो गया आगे जाके। और उसने बोला कि मैं भी आपके जो लोकेशन है वहाँ चला करूँगी और मैं भी देख लिया करूँगी कि किस तरह से आप वीडियोस बनाते हैं, और अगर कोई हेल्प करनी होगी तो मैं उसमें आ जाऊँगी। अच्छा, मेरे भाई को भी लगा कि जी ये योगा में अच्छी है क्योंकि उसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, और ये जो उनकी नई दोस्त थी ये अच्छा है योगा, मतलब योगा आसन लगाने में इन सब में भी अच्छी थी। तो उन्होंने कहा ये तो अच्छा है, एक और साथी बढ़ जाएगा तो काम थोड़ा सा आसान और अच्छा बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ से वो बनाना शुरू करते हैं अपनी यूट्यूब वीडियोस और वो आने लगी। अच्छा, उसने ऑफ़र की कई सारी चीज़ें, जैसे अरे आप ऐसा माइक क्यों यूज़ कर रहे हो, इसमें इतना मतलब आवाज़ साफ़ नहीं आती और सारी चीज़ें। तो वो क्या करती है कि 2-3 दिन बाद ही एक नया माइक जो 10-12 हज़ार का माइक आता है वो लेके आ गई खुद ही। अच्छा, वो माइक लेके आ गई कि चलो इस पे शूट करते हैं और ये अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा तो मतलब स्ट्रेंज भी लग रहा था कि एकदम से कोई इंसान जुड़ा है और वो एकदम से कर रहा है। तो मेरे भाइयों को लगा भी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फ्रैंक हो चुकी थी उस टाइम पे और इतनी मिलनसार और वैसा नेचर था कि उसको लगा कि चलो ठीक है, मतलब दोस्त है तो एज अ दोस्त ये सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर वो कहती है कि अरे ट्राईपोड की ज़रूरत है, ऐसे फ़ोन हाथ में पकड़ के तो फिर महंगा सा ट्राईपोड, और डेली इस खाने में कुछ ना कुछ लाना, कभी कॉफ़ी लेके आ जाना, कभी खीर लेके आ जाना, ये सब पूड़ी खीर और ये सारी चीज़ें वो लगातार लाती रहती थी उनके पास खाने के लिए। और हमेशा जैसे अगर वो पास बैठे तो विष्णु कहता है कि वो हमेशा मेरे बालों पे हाथ घुमाती रहती है। हाँ, सर पे हाथ, और वो कहते अरे तुम्हारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं और तुम कैसे योगा कर रहे हो, बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो मेरा भाई बोलता है कि हो ही नहीं सकता कि मेरा कोई बाल सफ़ेद हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं, अरे नहीं हो रहे हैं। तो वो ऐसे ही मजाक के उसमें टोन में ये सब चलता रहता। अब क्या होता है कि वो ये बताती है कि मतलब उनसे जाके बोलती है कि हम ये जो बाहर आउटडोर शूट कर रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा एयर डिस्टर्बेंस और ऐसी कई सारी चीज़ें, तो एक काम करते हैं, हम कोई एक ऐसी लोकेशन देखते हैं जहाँ पे हम अच्छे से शूट कर सकें, सेटअप कर सकें। कोई रेंट पे ले लेंगे या फिर कहीं किसी के घर पे या इस तरह से। तो ना ठीक है, कुछ तलाशी, 1-2 जगह तलाशी, लेकिन वहाँ पे बात बनी नहीं। तो वो एक दिन आके कहती है कि मैंने अपनी मम्मी से बात कर ली है, घर पे बात कर ली है, और मम्मी ने बोला है कि मम्मी ने कहा है कि हमारा जो ऊपर वाला फ्लोर है वो पूरा खाली पड़ा हुआ है, सेकंड फ्लोर जो है, वहाँ पे हम लोग एक अच्छा सा लोकेशन हॉल के अंदर एक अच्छा सा पूरा सेटअप तैयार करके वहाँ वीडियो शूट किया करेंगे। हॉल भी काफ़ी बड़ा है तो वहाँ हो जाएगा। तो मेरे भाइयों ने भी कहा कि ठीक है, और वो जो और 2 दोस्त थी तो उन्होंने कहा ये तो अच्छी जगह है, अगर इंडोर ही हम लोग शूट कर लेते हैं तो बड़ा बढ़िया रहेगा। तो उसके बाद डिस्कस जैसे बात तो करते थे, तो ये तो मुझे पता था, मैं फ़ोटोज़ देखता रहता था कि हाँ कोई इनकी दोस्त हैं, ये दोस्त है, ये दोस्त है, ये दोस्त है, इस तरह से बताता भी था कि एक दोस्त मिली है वो बड़ा हेल्प कर रही है ये सारी चीज़ों में। तो मैंने कहा ठीक है यार, अच्छे लोग कहाँ से कहाँ मिल जाएं, कुछ पता थोड़ी लगता है कैसे कहाँ से चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अच्छा एक दिन क्या होता है बीच में, ये दोस्ती होने के कुछ टाइम बाद की बात है, रात के 11 बजे के करीब उसके घर से फ़ोन आता है। वो कहती है कि ऐसा है कि मेरी मम्मी कहीं जा रही हैं और विष्णु क्या तुम यहाँ आ सकते हो। अब इनका जो घर था वो काफ़ी दूर था। अच्छा भाई, सॉरी कट कर रहा हूँ, बट क्या वो लड़की दोनों भाइयों में से किसी एक को ऐसे सॉफ्ट स्पॉट दे रही थी या हिंट्स? जो मेरा छोटा भाई था विष्णु, वो हाँ सबसे छोटा, हम तीनों भाइयों में सबसे छोटा विष्णु है जिसने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। तो वो उसको ज़्यादा उससे बात करी थी, क्लासमेट भी उसी की थी। अच्छा। लेकिन दोस्त तो अभिषेक की भी थी, बाकी 2 लड़कियां भी थी, लेकिन उसकी जो अटेंशन थी वो विष्णु के ऊपर थी। तो इनकी दोस्ती जो है वो रात भर व्हाट्सएप पे बात होना और ये सारी चीज़ें। बाकी जो 2 लड़कियां थी वो भी इतना करती थी? नहीं, वो इतना नहीं। ना तो वो मतलब वो नॉर्मल दोस्तों की तरह, लेकिन जहाँ पैसे की बात आ जाए, जहाँ पे बाहर से कुछ लेके आना है, ऑर्डर करना है, ये सब करना है, तो उसमें वो तो अपने आप से आ गए कि अरे शूट होते हुए टाइम हो गया, तब तक तो उसने कुछ ऑर्डर भी कर दिया कि बाहर से चलो कुछ मंगा लेते हैं, खा लेते हैं।
डेली घर से कॉलेज कुछ अच्छा खाने के लिए लेके आना और ये सारी चीज़ें, नॉर्मली लड़कियों में जो क्वालिटी नहीं होती वो क्वालिटी पूरी कर। वो पूरी थी। बिल्कुल मिली तो कन्या बढ़िया अभी तक। फिर वहाँ पे फिर अब 11 बजे उसका कॉल आता है विष्णु को। जब ऐसा इंसान जो आपको हर जगह पे सपोर्ट कर रहा है और आगे आगे हाथ बढ़ाकर आपकी हेल्प कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ मतलब दोस्ती भी गहरी हो जाती है और एक बॉन्ड सा भी क्रिएट हो जाता है। तो बात करने के बाद रात के 11 बजे इसका फ़ोन आता है इस लड़की का, और ये बोलती है कि यार मेरी मम्मी कहीं जा रही है तो तुम हो सके तो इधर आ जाओ घर पे, क्योंकि यार मुझे बड़ा डर सा लगता है, ये लगता है। तो मेरे भाई ने, क्योंकि रात का 11 साढ़े 11 का टाइम था और इनका जो घर था वो हबीबगंज जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं वहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर। अब बाइक लेके इतनी दूर जाना और सर्दियों का टाइम है तो वो सेफ़ नहीं था। तो अभिषेक ने मना कर दिया साफ कि नहीं नहीं, उससे मना कर दे और नहीं जाना है। तो उसने फ़ोन करके मना कर दिया कि यार मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं नहीं आ पाऊँगा यहाँ पे। अब वो ज़िद करने लगी और ज़िद करते करते क्या हुआ कि उसकी मम्मी ने फ़ोन ले लिया। यहाँ पे वो दोनों भाई भी बिल्कुल चौंक गए। तो ये बड़ा स्ट्रेंज था जब उसकी माँ ने फ़ोन पे ये बोला कि बेटा आ जाओ। ये पहली बार उसकी मम्मी से उनकी बात थी। तो जब उसकी माँ ने ऐसा बोला कि यहाँ आ जाओ और हमने कभी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ा है और थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम टेंशन फ्री होके चले जाएंगे, तो ये मेरे भाई को भी कहीं ना कहीं बड़ी अजीब सी बात लगी। तो उसने, हालांकि पॉसिबल ही नहीं था जाना, अगर मुझे लगता है कि अगर कहीं आसपास कोई घर होता तो शायद चले भी जाते, मोस्ट प्रोबेबली चले ही जाते। कि मम्मी बोल रही है तब तो और लगता है ना कि मम्मी रिक्वेस्ट करी यार किसी की तो चले जाते हैं। हाँ, तो उसमें कुछ वो नहीं है, मम्मी कह रही हैं तो इस वजह से, लेकिन डिस्टेंस की वजह से। दूसरा, जो हबीबगंज खुद जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है, स्कार्सली कुछ ऐसे घर बने हुए हैं, वो भी उसके आउटर में, एयरपोर्ट के साइड में उसका घर था लड़की का। तो उस वक्त वहाँ पहुँचना ना तो सेफ़ था और ना ही पॉसिबल था। इस वजह से उसने, उन दोनों ने मना कर दिया कि ऐसे, हाँ कैंसिल कर दिया कि नहीं। अच्छा, हालांकि डिस्कशन भी हुआ कि मैं इसको छोड़ के आ जाता हूँ। मेरे भाई ने बोला कि अभिषेक बोल रहा, उसकी मम्मी बोल रही कि अभिषेक को बोल दो कि विष्णु को छोड़ के ड्रॉप करके यहाँ आ जाए बेटा, और ऐसे। लेकिन वो बात आपने अपने घर वाले को डिस्कस नहीं करा था भाई ये ऐसे फलाना उसकी मम्मी बोल रही है बुलाने? नहीं, ये बात बाद में निकल के आई। मतलब ऑन द स्पॉट हर चीज़ आपके भाई आपको नहीं बताते थे? वैसे जनरली बताते थे सारी चीज़ें, मतलब हम तीनों भाई आपस में इतना ज़्यादा खुले हुए हैं कि हर चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन ये इंसिडेंट उन्होंने काफ़ी टाइम तक ऐसा बताया ही नहीं कि ऐसा कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर अब यहाँ से वो मना कर देते हैं, ठीक है। फिर वही वीडियो शूट होना और ये सब होना, और वो बताती रहती थी कि बस तैयार हो रहा है, मैं सामान मंगा रही हूँ, ये मंगा रही हूँ, और बढ़िया सेटअप। तो उन्होंने कहा भी चलो देख के आते हैं कैसा क्या, और तुम हमें भी बताओ क्या क्या सामान है, हम लोग कंट्रीब्यूट कर देंगे, और वैसे अच्छा ही लग रहा। तो नहीं, ये सरप्राइज़ है, बस बाद में वो सब देख लेंगे कैसा क्या है, लेकिन मैं आप चाहती हूँ कि आप एकदम पूरा तैयार होने के बाद ही स्टूडियो देखो, और इस तरह से। तो वो बताती नहीं थी कि आ जाओ देख लो। तो इस तरह से क्या हुआ कि टाइम ऐसे धीमे धीमे बीतता गया। और अब वो उस दिन की बात बता रहा हूँ जिस दिन उनका स्टूडियो, उसका फ़ोन आया कि स्टूडियो तैयार है, और ये बात है महाशिवरात्रि से पहले की। तो उसका फ़ोन आता है कि देखो स्टूडियो एकदम से तैयार है और हम लोग यहाँ पे कल पहला शूट करेंगे। और रात में ही बुलाया? नहीं, ये दिन में बुलाया था। तो उन्होंने बोला कि कल सुबह आप लोगों को, अगले दिन ट्यूसडे, मंगलवार का दिन था, अगले दिन आप दोनों यहाँ पे आ जाना, और हमने पूरा तैयार कर लिया, आप लोग एकदम शौक हो जाओगे देख के, इतना प्यारा स्टूडियो बनाया है कि आप खुश हो जाओगे ये चीज़ देख के। तो इस तरह से अब बोलते ही है कि रात को फिर फ़ोन करके बोलती है, जब उनकी व्हाट्सएप पे बात हो रही थी तब वो विष्णु बोलते हैं कि सुनो सुनो, मम्मी बोल रही हैं कि कुछ खा के मत आना, खाली पेट आना बिल्कुल। तो उसने बोला कि खा के क्यों नहीं आऊँ कि 10-11 बज जाएंगे, कि नहीं आप जल्दी आना चाहो तो जल्दी आ जाना, लेकिन कुछ खा के नहीं आना। तो खा के क्यों नहीं? अरे मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें बनाने का प्लान किया है, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट भी बनाया, फिर वो लंच भी करेंगी, तो वो नहीं चाहती कि कुछ भी वेस्ट हो, या फिर आप कुछ खा के आओगे तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे भाइयों ने कहा कि चलो ठीक है, कुछ खा के नहीं आते, खाली पेट ऐसे ही चले जाएंगे। अब क्या होता है कि ये दोनों सुबह अपनी बाइक निकालते हैं और जो बाकी 2 दोस्त थी उनको भी लेते हैं और सीधा उसके घर की तरफ चले जाते हैं। तो मैप में देख के वही एयरपोर्ट के पास, जो भी पहली बार जा रहे थे उसके घर पे, 30-35 किलोमीटर का रास्ता, वही 40-45 मिनट पूरा बाइक चला के वहाँ पे उसके घर पहुँच गए।
पहुंचते ही ये लोग क्या देखते हैं, अपने स्कूटी बाइक खड़ी की कि घर जो है वो बड़ा पुराना सा लग रहा है। मतलब काफ़ी टाइम से वहाँ पे पेंट नहीं हो रखा, वाइट वॉश नहीं हो रखा, पूरी पपड़ी निकल रही है कहीं कहीं से। अच्छा, और खंडर टाइप फील आ रही थी कि हाँ मतलब खंडर टाइप। और ये स्ट्रेंज इसलिए था क्योंकि वो जो लड़की थी वो पैसे वाली थी, खूब पैसा। उसके पास माइक लेके आ रही है, बोल रही थी कैमरा भी मैं अरेंज कर रही हूँ, ट्राईपॉड इतने महंगे महंगे, सारी चीज़ें। सही बात है। वैसे कोई जाएगा तो यही सोचेगा कि तगड़ा मेंशन होगा लड़की का। हाँ ऐसा है। तो और लेकिन 2-3 फ्लोर घर तो था, लेकिन ऐसा लग रहा था यानी कब से इस पे अब काम नहीं हुआ, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़ जो थी तो उनका जो पूरा जो मेन गेट था वो पूरा उन्होंने ढक रखा था। मेन गेट नहीं दिख रहा था, मतलब कपड़ा डाल रखा था उसके ऊपर। जैसे मेन घर से जस्ट पहले जो एक मेन गेट छोटा सा बना देते हैं और कई लोग अंदर थोड़ा सा गार्डन बना देते हैं या बैठने के लिए बना देते हैं, तो वो पूरा कवर हो रखा था बाहर की तरफ पूरा गेट जो है काले कपड़े से पूरा ढका हुआ, बाउंड्री पे कपड़ा पड़ा हुआ इस तरह से। खिड़की वगैरह का कोई ऐसे नामो निशान नहीं था कि जैसे हम लोग ज़्यादातर फर्स्ट फ्लोर पर इस पे खूब सारी खिड़कियाँ और सुंदर से जैसे घर होते हैं वैसे नहीं था। बड़ा ही तो मतलब पूरी सामने की वॉल पे एक भी खिड़की नहीं। हाँ, ऐसा कोई बड़ा सा खिड़की हो, छोटे छोटे रोशनदान ऐसे थे जो हल्के हल्के रोशनदान जो घर में दिखते हैं वैसे। मेन की तरफ जो बड़ी विंडोज़ होती हैं वो कुछ नहीं थी। तो वो जैसे ही अंदर घुसने वाले थे वैसे ही उस लड़की ने पहले तो आके ग्रीट किया बाहर, चलो चलो मम्मी वेट कर रही हैं, कब से वेट कर रही हैं, आपको इतना टाइम हो गया। और बहुत खुश। अब जैसे ही अंदर एंटर होने वाला था वैसे ही उसने रुक दिया, रुको 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 रुको। तो क्या हो गया कि अपना लेफ़्ट पैर घर में रखना। क्या बोला लेफ़्ट पैर, कि ये तो शादी की जो बहू नहीं होती कि पहले ये पैर से वो लोटे में मारो फिर ये सब मारो। तो उसको मतलब वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हुआ कि अरे ये क्या लेफ्ट, कि नहीं नहीं प्लीज़ बहुत अच्छा, क्योंकि अच्छा काम है इसलिए। और हालांकि अच्छे काम में राइट पैर रखा जाता है, तो लेफ्ट, खैर जो भी है, तो उन्होंने तुरंत से लेफ्ट पैर अंदर रख दिया और इस तरह से दोनों भाइयों ने कि पहले आप इस तरह से। और लड़कियां भी थी, दोनों लड़कियां थी, उनसे कुछ नहीं कि आप लेफ्ट रखो राइट रखो कुछ भी रखो। विष्णु को ही टारगेट कर रहे थे। हाँ, वो मेनली वैसे तो दोनों ही उसके सर्कल में थे, लेकिन मेन जो फोकस था वो विष्णु के ऊपर था स्टार्टिंग से ही। अब क्या हुआ है कि घर के अंदर घुसते हैं, घर के अंदर घुसने के बाद मेन गेट, उसके बाद इनका दूसरा घर के अंदर जाने वाला गेट, आयरन गेट था पूरा लोहे का। अब वो कहता है कि जैसे हम अंदर घुसे उसके बाद सामने एक और गेट, छोटा सा वो गैलरी, और जिसके लेफ़्ट साइड में ऊपर स्टेयर्स जा रही थी, जीना जा रहा था, सीढ़ियाँ ठीक है ऊपर जाने के लिए। और सामने एक और गेट था जो बंद था, वो ग्राउंड फ्लोर में अंदर जाने के लिए होगा। तो वो मतलब पूरा टोटल तीन गेट थे। एक तो मेन हो गया, हाँ, एक पहला जो अंदर जाने के लिए, एक जो तीसरा गेट था वो था ग्राउंड फ्लोर पे अगर अंदर जाना है तो वो, अगर वो गेट लॉक कर दो फिर आप ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, फिर ऊपर जा सकते हो साइड से, लेफ्ट साइड में टर्न हो गया। जैसे हमारा है और नीचे। अब वो कहता है कि अभी 10-11 बजे का टाइम है, ये लोग 8, साढ़े 8, 9 बजे निकले होंगे और 10 साढ़े 10 तक तकरीबन पहुंच गए, सुबह के 10 बजे, सुबह के 10 बजे का। और कहता है कि अंदर मतलब जैसे ही उसने अंदर कदम रखा बड़ी नेगेटिविटी सी फील हुई, बहुत एकदम। घर देखकर भी कह रहा था कि बड़ा उदास जैसे नहीं होता कि कई जगह ऐसी होती हैं जो अपने आप में नेगेटिविटी छोड़ती हैं, उस तरह से उसको फील हुआ उसमें जाके। अच्छा फील नहीं हुआ, और लेकिन होना चाहिए था क्योंकि एक तो स्टूडियो तैयार हो गया था। जब हम लोग जैसे कितना एक्साइटेड रहते हैं कि भाई कैसा, देखा भी नहीं ना, फ़ोटोज़ देखे स्टूडियो कैसा है ना, वो इंस्ट्रूमेंट्स देखे क्या लगा है कि नहीं, तो वो बड़ा अजीब सा एक फ़ील हुआ दोनों भाइयों को ही। अब क्या होता है कि वो अंदर जाते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि दिन के टाइम में अंदर बिल्कुल रोशनी नहीं, बिल्कुल भी रोशनी नहीं दिख रही। अच्छा। हाँ, मतलब ट्यूबलाइट वो लाइट कुछ भी नहीं। तो उसने बोला कि अरे, उस लड़की का नाम लेके बोला, जैसे लड़की का नाम मान लो मैं प्रिया बोल देता हूँ एक रेफरेंस के लिए, क्योंकि वो जैसे डायलॉग्स जब आएंगे तो बोलना पड़ेगा। तो प्रिया, वो बोला अरे प्रिया इतना अंधेरा कैसे है? तो वो कहती अरे यहाँ पे वो बल्ब लगा हुआ था और पता नहीं कैसे टूट गया, खैर चलो ना आप ऊपर चलते हैं। तो इस तरह से वो बात आई गई कर दी। और अब दिन के टाइम पे भी एक ही बल्ब है, हाँ, उनके दिन के टाइम पर भी उनको अपनी फ्लैश लाइट ऑन करनी पड़ी, ठीक है। तो फ्लैश लाइट ऑन करके और ये घर से अंदर जाते ही है। अब अच्छा, घर भी मैं आपको बताता हूँ, घर भी बिल्कुल सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनाया हुआ था। मतलब सन जो था सुबह के टाइम पे, सूरज जो था वो ना सिर्फ आगे की तरफ से नहीं चमक रहा था, वो पीछे की तरफ से चमक रहा था इस तरह से।
और ये बड़ा मतलब इलॉजिकल सा था। और एक ही घर था और कुछ घर उससे थोड़ा दूरी पे बने हुए थे, काफ़ी दूर था मेन सिटी से, इस वजह से। अब ये अंदर जाते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जो छोटे छोटे रोशनदान बने थे वो भी ढक रखे थे, उनसे भी कोई रोशनी नहीं, हल्के हल्के मतलब डार्क कलर के कपड़े लगे हुए हैं। तो ये फ्लैश लाइट के थ्रू फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं। रोशनदान में भी काले कपड़े लगाए रखे हैं, रोशनदान ठीक नहीं थे। तो कह रहा था बिल्कुल अंधेरा, अगर हल्की सी भी रोशनी आती तो वहाँ से वो, तो हमें फ्लैश लाइट जला के फिर ऊपर जाना पड़ा। ठीक है, खड़ा जीना एकदम। तो वो ऊपर पहुँचे, दोनों ये लड़कियाँ वो आगे आगे चल रही थी, प्रिया जो मैं जो नाम बता रहा हूँ। तो ऊपर जाने के बाद वो विष्णु से बोलती है कि भैया आप यहीं रुको, अभी मम्मी आ रही हैं। वो भैया नहीं, मतलब भैया तो मैंने गलत बोल दिया, क्या है कि विष्णु आप यहीं रुको, अभी मम्मी आ रही हैं और तब तक मैं इनको ऊपर लेके जाती हूँ। तो विष्णु कहता है अरे मैं भी चलता हूँ। अरे नहीं नहीं आप यहीं रुको, और अभिषेक भैया आप मेरे साथ आ जाओ। तो अभिषेक बड़ा था तो उसको भैया करके, अभिषेक भैया आप मेरे साथ आ जाओ, और उसने दोनों लड़कियों को भी लिया और ऊपर चली गई। अब मेरा भाई वहीं खड़ा है। अभिषेक और लड़कियां ऊपर चले गए, विष्णु अकेला खड़ा रह गया। विष्णु अकेला खड़ा है। कितना फिशी है, मतलब बंदे को समझना चाहिए, कुछ तगड़ा ही फिसला है मतलब आपका भाई लड़की पे, मुझे लग रहा है। दिन में फ्लैश लाइट, यहीं रुको, सब कुछ अंधेरा है। जब कोई दोस्ती में इतना कर दे कि आपको ओन कर ले। भाई उसने कर भी तो इतना सब दिया, और इतने टाइम से दोस्त है, इतनी जेन्युइन बंदी कहाँ मिलेगी। अगर कोई ऐसा कर दे तो समझो कि मामला कुछ गड़बड़ चल रहा है। अगर कोई ऐसा कर दे तो कहने का मतलब ये है भाई। पर कुछ बंदे समझते नहीं है ना। चलो आगे। तो आगे क्या होता है कि अब वो विष्णु फर्स्ट फ्लोर पे रुक गया। फर्स्ट फ्लोर पे सामने हॉल है, फिर अंदर कमरे वमरे, वो अभी गेट मतलब बंद है, उसको दिख नहीं रहा। तो वो फर्स्ट फ्लोर पे रुका हुआ है, और ये अभिषेक को लेके और दोनों दोस्तों को लेके ऊपर चली गई। सेकंड फ्लोर पे इनका स्टूडियो सेटअप था। सेकंड फ्लोर पे उसने लड़कियों को बोला कि तुम जाओ और मैं अभी छोटा सा काम करके आती हूँ। तो अभिषेक भी अंदर जाने लगा, तो नहीं नहीं रुको, आप रुको, अब मेरे साथ एक छोटा सा काम है, ऊपर चलो। तो अभिषेक ना ठीक है चलो चलते हैं, टेरेस पे चलो थोड़ा सा। तो ऊपर लेके गई, ऊपर लेके जाती है और वहाँ उससे कहती है कि अभिषेक भैया छोटा सा काम है, मम्मी ने छोटी सी पूजा रखी है क्योंकि इतना अच्छा दिन है और आज मंगलवार का भी दिन है, तो आप एक काम करो कि ये सामने से एक फूल तोड़ दो। कि सामने से फूल तोड़ दूँ, कि इसकी क्या ज़रूरत है, अरे वो पूजा के लिए चाहिए। तो नॉर्मल है। तो मेरे भाई ने बोला कि अरे तुम जाके तोड़ लो, कि नहीं नहीं मैं नहीं, आप ही तोड़ दो बस प्लीज़, इतना छोटा सा काम है। तो ठीक है। तो वो गया और वो बोलता है कि जैसे ही मैं फूल तोड़ने वाला था, फिर उसने टोक दिया, अरे नहीं नहीं लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से फूल तोड़ दो। कि लेफ्ट हैंड का मतलब कि अरे आप तोड़ दो ना जल्दी, फिर जल्दी चलो, फिर हम लोग मम्मी वेट कर रही हैं। तो अब मेरा भाई कहता है जैसे ही मैंने वो फूल तोड़ा अपने लेफ्ट हैंड से, तो मुझे एकदम से शॉक फील हुआ, पता नहीं क्यों। फूल तोड़ना तो नॉर्मल सी चीज़ है कि चलो फूल तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही मैंने फूल तोड़ा तो मुझे एकदम से झटका लगा, वो बड़ा अजीब सा था। तो मैंने फूल तोड़ दिया, और उसने ये चीज़ नोटिस की वहाँ पे कि कई सारे गमले रखे हैं, कम से कम 30-40 गमले वहाँ पे रखे हुए थे, और सारे के सारे सूखे, सारे गमले सूखे। बस एक ही ये गमला था जिसमें फूल था और ये प्लांट था, बाकी प्लांट तो सब में थे, लेकिन सारे के सारे सूखे हुए सब रखे हुए, कुछ कपड़े से ढक रखे, कुछ वो रखे, मतलब ऐसे। तो ये देख के, इसके अलावा छत पे कई सारी चीज़ें, जैसे कांच के टुकड़े पड़े हुए। भाई छत पे लाइट आ रही थी? हाँ छत पे तो लाइट, दिन का टाइम है, कोई ढका नहीं हुआ था, और पर पौधे ढक रखे थे, पौधे ढक रखे थे, और जो खुल रहे थे जितने दिख रहे थे वो सब सूखे पड़े थे, एकदम से सूखे पड़े थे। तो यहाँ से उसने वो फूल तोड़ लिया और उसको लेके नीचे जाने लगी। इधर जो विष्णु था वो अकेला था। विष्णु के ऊपर आते ही उसकी मम्मी नीचे से आ गई, मोस्ट प्रॉब्ली वो ग्राउंड फ्लोर पे होगी उसकी मम्मी, तो वो वहाँ से निकल के ऊपर आ गई। और ऊपर आते ही विष्णु कहता है कि वो उसकी मम्मी मुझे देख के बड़ा खुश हुई। तो एक तो ये होता है कि मतलब जैसे किसी दोस्त को देखो तो एक तो फॉर्मेलिटी वाली खुशी होती है, अरे बेटा आ गया, इस दामाद आ गया, वो वाली खुशी है। वो बहुत एकदम से खुश हो गई। छोटे कद की थी मम्मी जो थी, वो छोटे कद की थी और शार्प आवाज़, और जाके एकदम से कहती गले लगा लिया उसने। और विष्णु जो है उसकी हाइट ऐसी है 6'1", 6'2" के करीब है। तो कह रहा है कि मेरे चेस्ट तक आ रही, और उसने मुझे कस के पकड़ लिया, एक हाथ में पूजा की थाली और दूसरे हाथ से उसने उसको जकड़ लिया कि अरे बेटा, और तुझे पता नहीं मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी, और तुझे देखने के लिए मेरे आंखें तरस गई, और मैंने इसको कितनी बार बोला। उस दिन भी बच्चे, तो उस दिन भी बड़ी अच्छी रात थी, तुम उस दिन आए नहीं,
और इस तरह से वो बातें करने लगी कि कहने लगी उस दिन तुम आ जाते तो बच्चे उस दिन भी बड़ा अच्छा रहता अगर तुम, लेकिन चलो सब अच्छे के लिए ही होता है, आज तो सबसे बढ़िया दिन है, आज तो ये समझ लो कि सारे काम हो जाएंगे और इस तरह से। तो अरे ठीक है आंटी, ठीक है, थैंक यू आंटी, आप इतना सब कर रहे हो। कि नहीं नहीं बेटा, थैंक यू तो आपका बेटा। और बड़ा स्ट्रेंज वे ऐसे कैसे बात कर रही है। तो उसको लगा होगा कि ज़्यादा मिलनसार है, चलो जैसे पुराने लोग होते हैं। उसके बाद उसने वो हॉल खोला और उसको आगे की तरफ ले जाने लगी, चलो एक काम करते थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं। तो मेरे भाई को समझ नहीं आया कि पूजा कर लेते हैं इसका मतलब क्या आंटी पूजा? कि हाँ बेटा आज इतना अच्छा दिन है आज और इतना काम शुरू करने जा रहे हो, इतना बड़ा काम और तुमको बहुत सफलता मिलेगी, चलो आ जाओ थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं और उसके बाद अपने प्रसाद खा के फिर तुम अपना जो वीडियो बनाना है, हमें तो समझ नहीं आता, जो भी करना है वो तुम कर लेना। तो उसने कहा ठीक है, पुराने लोगों की जैसे आदत होती है कुछ काम करने तो उसने बोला नहीं पूजा करने तो सबको ही बुलाओ यहाँ पे नीचे? हाँ, इतना नहीं बोला। हाँ, नहीं बोलने दिया होगा या इस तरह से। तो अंदर कहता है कि जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर के अंदर की तरफ गया तो इतनी नेगेटिविटी फील हुई जिसकी कोई हद नहीं है। हल्के हल्के बल्ब जल रहे, बिल्कुल हल्के हल्के, ना उसमें कुछ साफ दिखाई दे रहा, ना उसमें आंटी का ही चेहरा साफ दिखाई दे रहा है कि मतलब इतना भी साफ नहीं दिख रहा था कि बाहर मैं जाके उनको पहचान लूँ और श्योरिटी से कह सकता हूँ हाँ ये औरत थी। अच्छा, इतना अंधेरा ले रखा? इतना। और क्योंकि उसने हक किया था तो वो हाइट के हिसाब से, वो नहीं होती छोटी छोटी चीज़ें जो दिमाग में रह जाती हैं कि वो मेरे चेस्ट तक आ रही थी, आवाज़ शार्प थी। जब एक सेंस अपना फीका पड़ता है तो बाकी सेंसेस थोड़े से ज़्यादा काम करने लगते हैं। हाँ। तो इस तरह से मैं भी आपको उसी तरह से बता रहा हूँ जितना उसको उस टाइम पे उसने फील किया कि आवाज़ ऐसी थी, उसकी हाइट उनकी हाइट इतनी थी, इस तरह से। तो वो अंदर लेके जाती है और बड़ा संभल के वो चल रहा, क्योंकि जब आप धूप से आते हो तो वैसे ही आपकी आँखें मतलब एकदम से नहीं देख पाती। अब वो अंदर की तरफ जा रहा है उसकी मम्मी। अब सामने एक रूम बना था, वो जो रूम थे उसके 2 गेट हैं, बड़ा सा हॉल है और सामने एक रूम है, एक लेफ़्ट साइड में एक राइट साइड में। अब जहाँ से ये गए वहाँ से लेफ़्ट साइड का जो गेट था वो पास पड़ रहा था, तो ऑब्वियस ही बात है लेफ़्ट साइड की तरफ से चले जाएंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो लेफ़्ट की तरफ बढ़ा वैसे उसकी मम्मी ने कहा कि अरे नहीं इधर से आओ बच्चे, इधर से राइट साइड की तरफ से हम लोग वो करेंगे, एंटर करेंगे। तो वो उसको राइट साइड की तरफ लेके गई इस तरह से। जब लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ रहे थे तो आंटी जो थी वो पीछे थी और मेरा भाई आगे था, तभी वो लेफ़्ट साइड की तरफ चला गया। लेकिन जब उसने बोला इधर से आओ इधर से, तो आंटी आगे हो गई और मेरा भाई पीछे हो गया। तो इस तरह से तो उसने वो गेट खोले और गेट खोले उसके बाद वो अंदर गई और अंदर जाती है बोलती आ जाओ। तो जैसे ही रुको, अपना लेफ़्ट पैर अंदर रखना, लेफ़्ट वाला पैर। अब यहाँ से वो जो चीज़ समझ में आने लगती कि समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, कि इतनी नेगेटिविटी फील हो रही है। और वो कह रहा है कि मैं बड़ा डरने लगा था, समझ नहीं पा रहा था कहाँ, क्योंकि वो जो मेरा छोटा भाई उसको भैया कहता है, तो कह रहा है कि भैया भी सामने नहीं, दोस्तों का भी नहीं पता। और एकदम से ये औरत जिस तरह से बिहेव कर रही थी और जितना नेगेटिव फील हो रहा था तो बड़ा अजीब सा। तो वो कहती है कि आ जाओ लेफ़्ट पैर अपना वो रखना, और उसने लेफ़्ट पैर ही अंदर रख दिया। अच्छा। कहता है कि जैसे ही मैं अंदर कमरे में गया भयंकर बदबू। हाँ, बहुत बहुत बदबू। वो कह रहा समझ नहीं पा रहा था कि किस अजीब सी बहुत गंदी सी बदबू आ रही थी, चूहे मरे टाइप, मतलब वो बता नहीं सकता, जैसे मतलब बहुत ही गंदी बदबू बता रहा था, ठीक नहीं थी वो। तो वहाँ जाने के बाद वो लाइट बिल्कुल कम, डिम, जो बाहर हॉल में बल्ब जल रहा था उसकी जो थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी, साइड में एक और बल्ब जल रहा था उससे जितना दिखाई दे रहा था बस इतना ही उसको दिखाई दे रहा था। तो वहाँ जाके खड़ा कर दिया। अब वो कहता है कि जैसे ही मैं अंदर की तरफ आया और खड़ा कर दिया तो जो दो दरवाजे थे उसके बीच में एक मूर्ति बनी हुई थी, दीवार पर ही बड़ी सी मूर्ति, पूरी दीवार को कवर किए हुए। कह रहा है कि मैं अगर 6 फुट का हूँ तो मुझे हाथ उठा के उसके मतलब मूर्ति के मैं ऊपर वाले सरफेस तक पहुँच पाऊँगा, इतना। अब वो कह रहा है कि रोशनी इतनी नहीं थी कि मैं पहचान पाऊँ वो किस देवता की मूर्ति है। कभी तो लगता है कि वो कहीं हनुमान जी तो नहीं है, कभी लगता है कि ऐसा नहीं कि कहीं वो शनि देव तो नहीं है, कभी ऐसा वो फील कर पा रहा है कि कभी कभी दिखता है कि मतलब मूछें टाइप बन रखी हैं तो हो सकता है कोई और देवता है। तो वो समझ नहीं पा रहा है कि किस चीज़ की है। इसके अलावा वो कह रहा है कि जिस तरह से कोई गीली चीज़ शाइन करती है, रिफ्लेक्शन आता है, उस तरह से ये समझ में आ रहा था कि ये जो मूर्ति है वो हल्की सी गीली हो रखी है, इस पर कोई चीज़ ऐसी है, लिक्विड इसके ऊपर आ रहा है, तेल टाइप लगा, तेल टाइप कुछ लगा हुआ है।
जैसे हनुमान जी की जो मूर्तियाँ होती हैं जिसे टीका करते हैं बजरंगबली की जो होती हैं उस तरह की, तो वो कह रहा है कि उस तरह का उसके ऊपर कोई लेप सा है और जिस पे हल्की हल्की शाइन उसको नज़र आ रही है, और कह रहा था कि हल्की हल्की आंखें दिख रही थी क्योंकि बिल्कुल सफ़ेद थी। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो किसकी मूर्ति है, बिल्कुल तो आंखें सफ़ेद सी जो दिखाई दे रही हैं, हल्की सी मूछें भी लग रही हैं, तो इस तरह से अब वो मूर्ति के सामने खड़ा है बिल्कुल, और कह रहा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो मुझे ही देख रहा है सामने, जो भी मूर्ति में जिस भी देवता की है किसकी है वो बिल्कुल सामने, उसकी नज़र मेरे ऊपर ही है। आंटी बहुत खुश, कह रहा कि वो बहुत ज़्यादा खुश। अब कमरे में जाके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बदबू जैसा आ रहा, अब ये सोच रहा है कि समझ नहीं पा रहा कि क्या हुआ। इतने में क्या होता है कि जो अभिषेक था वो फूल तोड़ के नीचे आ गया, और उसकी जो प्रिया है वो चिल्लाती हुई आई कि मम्मी अभिषेक भैया भी आ गए। और ये सुनकर उसकी मम्मी भी खुश और खुश कि बेटा मैं तो एक का सोच रही थी, आप तो दो दो भाई और इतना अच्छा कर रहे हो, और देखो क्या लंबाई है और कैसा है, कितना अच्छा स्वभाव है, आ जाओ बेटा आ जाओ, इसको ले आओ। तो जो प्रिया थी वो अभिषेक को अंदर कमरे की तरफ लेके जाती है, लेकिन वो खुद कमरे में नहीं जाती, और वो साइड हो जाती है और बोलती है भैया आप जाओ, अंदर ही हैं, मम्मी पूजा कर रही हैं। तो मेरा भाई बोलता है कि पूजा, कि हाँ वो छोटी सी पूजा है, एक अच्छा सा काम है, आप जाओ जाओ अंदर जाओ। तो अभिषेक भी ये कहता है जैसे ही मैं अंदर कमरे में घुसा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने एकदम से हल्कापन शरीर के अंदर आ गया, सेम बदबू, अजीब सी बदबू। और वो कहता है कि जैसे ही मैं कमरे के अंदर घुसा वैसे ही मेरा मुंह कड़वा हो गया, जैसे कोई बहुत कड़वी चीज़ मेरे मुंह के अंदर रख दी है, बड़ा अजीब सा, कि जैसे अभी मैं उल्टी कर दूंगा वो कर दूंगा, इस तरह की फील आई। तो वो समझ में नहीं आया। अब ये अंदर वहाँ पहुँच गए, दोनों भाई खड़े हुए हैं मूर्ति के सामने, और इनके बीच कोई बात नहीं हो रही है, कोई बात, बिल्कुल दोनों को पता है कुछ गड़बड़ हो रही है, दोनों समझ चुके हैं कि सब ठीक नहीं चल रहा, लेकिन इनके बीच ज़ीरो कॉन्वर्सेशन। आंटी सामने खड़ी हो पूजा कर रही है, मंत्र पढ़े जा रही है और पानी चढ़ा रही है और ये कर रही है। मंत्र क्या थे, उन्होंने कभी सुने हुए थे तुम्हारे भाइयों ने? जो विष्णु और भाई जो योगा का जो कोर्स है उसके अंदर संस्कृति है, लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं कि कौन से मंत्र चल रहे हैं, ना किसी देवता का नाम। अच्छा एक और चीज़ में अगर आपने गौर किया हो, जब मैंने आपको पहले बताया था कि जब उसकी मम्मी विष्णु को बोल रही थी कि कुछ अच्छा काम करने से पहले ये करना चाहिए, उसने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया कि भगवान ने हमको मिलाया है या ईश्वर ने हमको मिलाया है, वो ये कुछ नहीं, आज बड़ा अच्छा दिन है, आज तुम लोग आ गए, और इस तरह से कभी भी किसी देवता का किसी भगवान का नाम लेकर वो नहीं किया। अब यहाँ पे वो पूजा करने लगी, पूजा कर रही, बहुत खुश पूजा कर रही है, उसके पैर छू रही है खुशी में। और तो मेरे भाई बता रहे बड़ा अजीब सा वो सीन था, और हम दोनों बिल्कुल आसपास खड़े हुए हैं, दोनों, मतलब मेरे भाई की एक की 6 फीट हाइट है और दूसरे की 5'11" ऐसे हाइट है दोनों, और जो अच्छे हेल्दी लोग हैं, और वो ये सब बस देख रहे हैं, नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अंदर से बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं। वो कह रहा है कि मेरा एकदम से मुंह कड़वा हो गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। और बाहर जो प्रिया थी वो भी चली गई। अब बस ये 3 लोग हैं। अब ये कहती है उसकी मम्मी जो है वो कहती है कि बेटा अभी रुको, अभी आई मैं। और अभी आई कह के अब उसके पास जो गेट था जहाँ से वो अंदर आई थी वहाँ से नहीं निकली, कहता घूम के हमको क्रॉस करती हुई दूसरे गेट से निकल गई। अच्छा। अब वो भी गई। अब उस कमरे में बस ये दोनों हैं। दीपक जला दिए, जो पूजा कर रही थी वहाँ पे लाइट दीपक जला दिए हैं, और अब मूर्ति हल्की सी जो है उसके पैर वैर और घुटने तक थोड़ा सा दिख रहा है, और हम दोनों खड़े हैं और हम में से कोई बात नहीं हो रही। ना वो कह रहा है कि भैया चले, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है, कि भैया चलो लेट हो रहे हैं, कोई भी किसी तरह की बात नहीं। या कैसा घर है, जो नॉर्मल सी बात है, यार अजीब सा घर है, कैसे घर में आ गए, कुछ भी नहीं, दोनों खड़े हैं। भाई वो उन्होंने डिस्कशन क्यों नहीं किया इस बारे में? अगर उनको एक अलोन टाइम मिल गया तो वो बेसिकली हिप्नोटाइज हो गए, ऐसा कुछ सीन था? ऐसा मतलब वो कह रहा, अभिषेक कहता है कि मैं चिल्लाना चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इसको लेके जाऊँ, पर मैं जा ही नहीं पा रहा। मैं सब देख रहा हूँ कि ये दीपक जला के चले गए हैं, ये परेशान है, मैं डरा हुआ हूँ, कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा हो रखा है बिल्कुल, लेकिन कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, बिल्कुल वहीं के वहीं खड़े हुए। सबसे स्ट्रेंज बात यही थी, सबसे परेशान कर देने वाली बात यही चीज़ थी। अब वहाँ खड़े हुए हैं। 5-7 मिनट के बाद उसकी मम्मी जो है उसी गेट से जिससे पहले एंटर हुई थी, उसी गेट से वो अंदर आ। मैं दरवाजे इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरह से उनका हॉल था,
जो दूसरा गेट था वो थोड़ा सा लंबा था, वहाँ से अगर आप आमतौर पे जाओगे तो लेफ्ट साइड वाले गेट से पास अंदर वाले घुसोगे। गेट से जाओगे आप, दूर से जा रहे हो मतलब कि कुछ वो इस तरह से। और अंदर हॉल वाले उसमें कमरे में 2 दरवाजे बनवाना वो भी बड़ा अजीब सा था कि 2 दरवाजे किस लिए, हम तो रूम्स में एक डोर लगवाते हैं। अब वो अंदर आई, अंदर आते ही चौखट पार की और वो बाहर की तरफ देख के कहती आजा आजा आ ऐसे करके, और मेरे भाई ये दोनों देख रहे हैं। और तब वहाँ पे मेरा भाई देखते हैं जहाँ पे उनकी सब बुरा हाल हो गया। वो था कि वो एक लड़के को लेके आई जो बिल्कुल मेरे विष्णु के कद का, 6 फीट के करीब हाइट, बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल पतला, जिसमें कोई जान नहीं, ना उसका चेहरा सही से दिख पा रहा है ना कुछ दिख पा रहा है, बस ये दिख पा रहा है कि कोई है जिसको बच्चे की तरह ट्रीट करके ला रही है। तो वो उसको लेके आई और वो बिल्कुल वो वॉकिंग आ रहा है वो आया पतला सा, बिल्कुल दुबला सा, चलते चलते हिलते हुए उसके अंदर आया। जैसे ही अंदर वाले आने वाला था, अब उससे कहती है रुको, राइट पैर रख, राइट पैर। फक भाई मेरे तो यार रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये उसके समझ, तो वो उसको समझ नहीं आया उस लड़के को, राइट पैर ये वाला। वो पास जाके उसके घुटने, ये पैर रख ऐसे, ये आजा देख भैया आए हैं, देख भैया आए हैं, सब ठीक कर देंगे भैया, आजा, ऐसे इस तरह से। और वो उसको अंदर ले आई। यहाँ पे भी मेरे भाइयों की हिम्मत नहीं हुई, वो इतना भी नहीं बोल पाए कि आंटी ये कौन है। अगर वो सेंसेस में होते कि आंटी ये कौन है या आंटी ये क्या हो रहा है, ये कुछ भी नहीं। तो मेरा जो अब मुझसे छोटा जो अभिषेक है, वो तो बोल ही नहीं पा रहा बिल्कुल। वो तो बिल्कुल ही एकदम शांत, उसका मुंह कह रहा है कि इतना कड़वा हो रखा है कि मुझे लग रहा है अगर मैं बोलूँगा तो उल्टी कर दूंगा, वॉमिट हो जाएगी वहीं पे। और वहाँ देवता हैं, तो उसको क्या पता कि देवता हैं कि कौन है, कि थोड़ा, तो मैं बोल ही नहीं पा रहा। और विष्णु को तो कुछ होश ही नहीं है, वो तो बस खड़ा हुआ कहाँ गई इस टाइम पे? है। कुछ वो सब ऊपर गए, वो प्रिया वो अपने दोस्तों को लेके, उनके 2 लड़कियों को लेके वो ऊपर स्टूडियो में। स्टूडियो एक्चुअली में वहाँ पे था, बनाया गया स्टूडियो। बाद में पता पड़ा इनको कि स्टूडियो, उन लड़कियों ने बताया कि हम तो ऊपर स्टूडियो में थे जब ये सारा सीन होता। अब वो आजा करने के बाद फिर वो विष्णु को बुलाती है कि बेटा आओ पूजा कर लो, आ जाओ साथ में दोनों भाई पूजा करेंगे, आ जाओ, ऐसे करके। अब यहाँ पे विष्णु कहता है कि आंटी मैं कोई पूजा नहीं करूँगा। कि बेटा क्या हो गया, पूजा कर ले। बोल पाया विष्णु में हिम्मत यहाँ पे आ अब गई। उसने बोला है कि आंटी मैं नहीं कर रहा पूजा। कह रहा है कि अरे क्या हो गया बेटा, तुझे बताया नहीं खाली पेट आना था, तू खाली पेट नहीं आया। तो कहते हैं कि आंटी कब खाली पेट ही आया हूँ, पर मुझे पूजा नहीं करनी। उसके बाद अब मैं तो खुद पूरा एकदम से, भाई मेरे को भी 2-3 बार गूज़बम्स आ गए भाई। और उसने साफ, और वो मना करने लगा। और मना ऐसा नहीं, मतलब बहुत ताकत लगा के, नहीं आंटी वो मैं पूजा नहीं करूँगा। और अभिषेक तो कुछ बोल भी नहीं रहा कि आंटी नहीं करनी है इसको, उसको सब समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, नेगेटिविटी है। उसके बाद भी कुछ नहीं। उनकी टोन अगर और अच्छे से बोल के बता सकते हो कैसे बोल रही थी वो? अब ये एक तो सुनाई, अगर मेरा भाई बताता तो वो उसी उसमें बताता। खैर वो तो अब इस बारे में बात भी नहीं करता। ये चीज़ें उसको इतना इम्पैक्ट कर गई है कि वो उसको ये पसंद नहीं है। अब उसको बुलाने लगी तो मेरे भाई ने बोला कि मैं नहा के नहीं आया आंटी, ये उसने इतना बोला विष्णु ने। वो चिल्ला पड़ी, पागल है, बुरी तरह से पागल हो गया है, तुझे बोला नहीं था नहा के मत आना, वो नहा के आना और कुछ लेके मत आना, कुछ खा के नहीं आना, पागल है क्या बिल्कुल, ऐसे करके। अब दोनों मेरे भाई जो थे वो बिल्कुल कब गए, बहुत तेज़ चिल्ला के। और जितनी खुशी थी उसकी सब ऐसा लगा। तो बोलती है चल कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, कोई बात नहीं, कोई आज दिन इतना अच्छा है ना, नहीं ना क्या है, कोई बात नहीं, आजा इधर, ऐसे आजा पूजा कर ले। और वो कह रहा है कि मैं भागना चाह रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा। तो बोलता है नहीं आंटी मैं नहीं करूँगा पूजा। तो बेटा पूजा करनी पड़ेगी, आ, मैं कब से वेट कर रही थी, आ, ऐसे। और उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। इतने में अभिषेक चिल्लाया, विष्णु चल यहाँ से, पकड़ के हाथ, और वो वहाँ से उसको हाथ पकड़ के खींचने लगा, चल यहाँ से। और विष्णु वहीं जमा खड़ा हुआ है, विष्णु चल यहाँ से, और उसने उसको धक्का देकर चल यहाँ से। और वहाँ से दोनों ये कमरे से बाहर निकले तेज से। अब यहाँ पे आंटी पागल हो गई, बोलती बेटा कहाँ जा रहा है, बेटा क्या हो गया, बेटा इधर आ, बेटा पूजा मत कर, टीका लगा ले बेटा, इधर आ, 1 मिनट इधर आ बेटा, ऐसे तेरा भाई खड़ा है बेटा यहाँ पे, तेरा भाई इधर आ। इस तरह से वो चिल्लाने लगे। अच्छा मीनवाइल वो जो पतला दुबला लड़का है वो एकदम शांत है? वो शांत है, वो झुका सा खड़ा है,
पूरे टाइम वो बस झुका सा खड़ा था, बोल ही नहीं रहा। कुछ भी नहीं, सिंगल वर्ड नहीं। उसने बोला बेटा ये वाला पैर रख, तो उसको ये भी समझ नहीं आ रहा है कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, ऐसे। अब ये खींच के बाहर उसको ले गया, और जैसे ही वो कहता है जब हमने वो हॉल क्रॉस किया रूम के बाद, जैसे जैसे हम वहाँ से खिसके, तब हमें समझ में आने लगा कि क्या चल रहा है। अब यहाँ से वो भागते हुए एकदम नीचे उतरे, तो नीचे जब वो उतरे तो उन्होंने देखा कि जहाँ गेट था वहाँ पे एक नारियल टूटा पड़ा है, और वहाँ पे क्या कहते हैं, नारियल टूटा पड़ा था, कुछ चावल बिखरे पड़े थे, 2-4 चीज़ें ऐसे वहाँ पे बन रखी थी। कुछ टोना डोट का टाइप वगैरह पे और अंधेरे में उनको ये भी समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पैर कहाँ, कौन से स्टेप पे, ना लाइट जलाई कुछ, और इस तरह से वो वहाँ से रश आउट हो बाहर निकल गए। बाहर निकले, धूप में आए, घर छोड़ा, बाइक घुमाई, दोनों ने पागल एकदम रोए जा रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, और वहाँ से एकदम से बाहर आ गए। और इनकी मम्मी, उसकी जो मम्मी थी, आंटी थी, वो चिल्ला रही है ऊपर से, प्रिया प्रिया बेटा जा रहे हैं दोनों, प्रिया, ऐसे करके, क्योंकि प्रिया और उसके दोस्त ऊपर थे और वो पीछे, जितना उन्होंने मतलब सुन पाया, वो पीछे से इस तरह से चिल्ला रही थी। और लड़कियां वो अंदर ही थी तब? लड़कियां सब ऊपर, और प्रिया भी ऊपर, उसके दोस्त भी ऊपर स्टूडियो में, और ये बाहर आ गए। बाहर आके उन्होंने मोटरसाइकिल भगाई, बाइक जितना भगा सकते, जितनी तेज़, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैप से आए थे, पहली बार गए थे, कुछ कह रहा हम बस भाग ही रहे थे, इतना दूर निकल आए कि वो घर ही दिखना हमको बंद हो गया। तब हम एक जगह पे रुके, सांस ली, तब समझ में आया उसके, अब इनकी कॉन्वर्जेशन, यहाँ इनका मुंह खुला, कह रहा कि भैया आज तो मरने से बच गए। और विष्णु तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा, क्या हो रहा है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ। ऐसे टाइम पे इंसान को भगवान का नाम भी याद नहीं आता कि भगवान का नाम, बिल्कुल ब्लैंक। सीधा इन्होंने क्या किया, व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप से मम्मी को वीडियो कॉल की। हम लोग जब बात करते हैं मोस्टली वीडियो कॉल भी करते हैं, तो मैं भी अगर मम्मी को अपने फ़ोन लगाता हूँ तो मेरा अपने आप ही हाथ उस पर जाता है वीडियो कॉल पर ही। तो मैं उनको ऐसे, उनको भी बहुत पसंद है सामने से ऐसे देख के बात करना, या काम कर रही होती हैं तो स्पीकर पे, वीडियो कॉल पे तो स्पीकर चलो सामने रख लेती हैं। तो उन्हें फ़ोन किया, मम्मी उस टाइम पे आराम कर रही थी घर पे। अच्छा, मम्मी जो है वो बहुत पूजा पाठ करती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। जैसे हमारे परिवार में भी और भी रिश्तेदार हैं जिन पे कोई देवता आ गया, कोई कुछ आ गया, तो कभी हमने ऐसा नहीं सुना कि मम्मी इन चीज़ों को सीरियसली लेती हों, या उनके ऊपर कभी ऐसा हो कुछ आ गया हो, कभी कुछ नहीं। बहुत मतलब रियलिस्टिक, वो ये मानती है बस भगवान की पूजा करो, इतना। अब इनका वीडियो कॉल गया, मम्मी ने उठाया, तो मम्मी ने उठाया, उन्हें बोले और सुनाओ, मम्मी ने उठाया कि हाँ विष्णु, ऐसे करके। विष्णु इधर से बोल पड़ा कि मम्मी आज तो मरने से बचाऊं। इतना कह पाया था, एकदम से मम्मी के ऊपर हमारे जो कुल देवता हैं भूमिया बाबा, भूमिया आ गए, कुल देवता उनके ऊपर आ गए, भूमिया बाबा, और उनके हाथ से फ़ोन गिर पड़ा, आंटी के हाथ से। अब हमारे जो कुल देवता जब भी आते हैं, जैसे नानी के ऊपर आते थे, वो जब भी आते हैं तो वो ऐसा बताते हैं घोड़े पे आते हैं, और जब वो घोड़े पे आते हैं तो अपने आप से हाथ ऐसे बन जाते हैं, जैसे लगाम पकड़ी हो, और तुक 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 ऐसी आवाज़ आती है, बहुत हॉर्स और बहुत लाउड सी आवाज़ आती है। तो एकदम से उनके हाथ से फ़ोन गिर गया। अब ये कह रहे हैं कि वीडियो कॉल पे हमें मम्मी की चेहरा वाला पार्ट नीचे पड़ा हुआ है, जैसे हल्के से हाथ, चेहरा और पंखा दिखाई दे रहा है बस, और मम्मी तो चिल्ला तुक 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 ऐसे चिल्लाने लगी। अच्छा, हाँ, तो भाई आपके भी रोंगटे खड़े हो गए यार। भाई आपने तो बिल्कुल क्लोजली पता है इस चीज़ से गुजरे हो, मतलब आपको तो बताया है आपके भाइयों ने, भाई अलग ही सीन है। और फिर अब वो मम्मी जो है वो ऐसे जिस तरह से लगाम पकड़ रखी हो, और एकदम से उनके अंदर से आवाज़ आ रही तुक दुक तुक दुक तुक दुक तुक दुक, और एकदम चिल्ला पड़ी क्यों गया था वहाँ, ऐसे ही हाथ, क्यों गया था उधर, क्यों गया, तूने पूछा मुझसे, इस तरह से। साले मरने से बचाया मैंने तुझे, मरने से। वो अपनी रीजनल जो हमारे वहाँ की भाषा है, उसी भाषा में, कि हमने तुझे बचा ला मरने से, तो हिम्मत कैसे हुई वहाँ जाए की, ऐसे तूने पूछा, ऐसे इस तरह से। जाएगा, मुंह कड़वा हुआ था तेरा, ऐसे जो मेरे भाई का हुआ था, तब भी तेरी समझ नहीं आई, तब भी तेरी समझ, तो झटके दिए थे, इस तरह से। मम्मी को कुछ भी नहीं बताया कि ये कहीं गए हैं, ये या किसी से बात हुई है, और कोई मम्मी ऐसा में हुआ पहले है। कभी आए भी नहीं? कभी नहीं, पूरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। बड़े से बड़ी चीज़ें हो गई, नानी पे आते थे, नानी पे आते थे ना, सेम उसी तरह से आते थे, बहुत ओकेजनली इसी तरह से आते थे। और
मतलब मम्मी पे कभी नहीं। ये देख के ये बस रोने लगे, कह रहे बाबा हमसे गलती हो गई, हमसे गलती कैसे बचाया मुझसे पूछ, कैसे बचाया मुझसे पूछ, ऐसे करके बहुत चलना, प्रसाद चढ़ाइयो प्रसाद चढ़ाइयो, और ऐसे करके मम्मी बेहोश हो गई उस टाइम पे, बेहोश हो गई। इन्होंने चिल्ला रहे हैं मम्मी मम्मी बाबा मम्मी, ऐसे बाबा वो देवता को बाबा मम्मी, कुछ रिस्पॉन्स, इन्होंने काटा। 1 मिनट बाद दोबारा लगाया, तो फिर अपने मम्मी वो फ़ोन उठाया कि अरे तुमने क्या हो गया बेटा, उन्हें कुछ याद नहीं, कहा बड़ा सर भारी हो रहा है, मतलब मम्मी कह रही हैं एकदम बड़ी एकदम तबीयत ख़राब सी लग रही है, तुम बताओ क्या क्या कह रहे थे। तो वो कह रहा है कि मम्मी ऐसी ऐसी, मैं अभी वो ऐसे मैंने आपको फ़ोन किया था और आपको आप चिल्लाने लगी और ये कहने लगी। वो कह रहा है कि क्या बात हो गई। तो उन्होंने मम्मी को बताया कि शॉर्ट में कि हम ऐसे ऐसे घर में गए थे, वहाँ पे कोई पूजा टोटका वोटका मम्मी हुआ है। तो मम्मी ने कहा कि तुम सीधे कोई पास में जो मंदिर हो वहाँ जाओ, वहाँ जाओ और भगवान के पास पंडित जी से ये बात बताओ और ये सब। तो जल्दी से वहाँ से हनुमान मंदिर की तरफ चले। रास्ते में इनको याद आया कि इनकी दोस्त वहीं छूट गई हैं दोनों, और इतना डरे थे, एकदम से उसको फ़ोन किया अपनी दोस्तों को और बोला कि तुम कहाँ पे हो। कह रहे कि हम तो बाहर हैं, खाना खाने जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, प्रिया नीचे गई है। बोले छोड़ सब छोड़, निकल वहाँ से। क्योंकि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, तू निकल वहाँ से। तुमने कुछ खाया पिया कि नहीं, नहीं बस निकलो वहाँ से, जस्ट इसी टाइम पे निकलो, कैसे भी निकलो, बहाना बना के निकलो, बस निकल के आओ। तो ये दोनों घबरा गए कि आप दोनों कहाँ हो, कि बस हम दोनों आगे तुमको मिलेंगे इस जगह पे जो मंदिर है वहाँ पे हबीबगंज से पहले, तुम वहाँ से जल्दी आओ निकल के। इस तरह से वो 2 लड़कियाँ वहाँ से, फिर वो एकदम से वो समझ गई कि कोई ऐसी बात हो गई है, वो वहाँ से निकली। यहाँ से सीधा हनुमान जी के मंदिर गए, वहाँ बैठे और पंडित जी को सारी बात बताई। उन्होंने फिर मंत्र उनके सर पे हाथ रख के पढ़े और हनुमान जी के पास बैठे। अब यहाँ से वो घर आ गए, शाम के टाइम की बात है, पूरा दिन चला गया। शाम के वक्त इसकी उसके दोस्त के फ़ोन पे फ़ोन, एक के बाद फ़ोन, दूसरा तीसरा, प्रिया का, प्रिया के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे। तो मेरे भाई ने उठाया, अभिषेक ने उठाया, विष्णु के नंबर पे फ़ोन आ रहे थे, अभिषेक के नंबर पे कोई वो नहीं, मैसेजेस आ रहे, क्यों चले आए, क्या बात हो गई, आपने बताया नहीं, कोई बात है तो मुझसे करो, क्या दिक्कत है। अब भी हार नहीं मान रहे, मानना पड़ेगा। अब क्या होता है, अच्छा इससे पहले भी क्या हुआ था, जब ये इनसे बात भी करते थे प्रिया से, तो प्रिया हमेशा फुल स्लीव्स के कपड़े, फुल कपड़े पहन के आती थी, पूरे स्लीव्स के और इस तरह से। तो एक दिन उसने कह रहा था कि किसी वजह से हाथ उसके ऊपर थे, तो यहाँ पे उसको कटे के निशान दिखे। तो बोले कि ये कैसे निशान है तुम्हारे हाथ पे, इस हाथ पे, राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे, ये कैसे निशान है। तो वो कहती अरे मेरा जो पुराना रिलेशनशिप था ना वो अच्छा नहीं था, मैं उसे बहुत प्यार करती, इसलिए मैंने कट मार रखे हैं। ये वो ऐसे बताती रहती थी। अब समझ में आया वो कट किस चीज़ के रहे होंगे, जादू टोने के या उससे रिलेटेड किसी चीज़ से। इसके बाद क्या होता है, ये घर पे आए, शाम को इसका फ़ोन आता है, मेरे भाई ने उठाया अभिषेक ने, और वो चिल्ला पड़ा, तुम लोग क्या समझते हो, तुमको पता है कि तुमको लगता है कि हमको ये सब पता नहीं है, तुम जो जादू टोना कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, और मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा, ये करूँगा। इतनी देर में उसकी मम्मी ने फ़ोन ले लिया और ये बात कर रहा था स्पीकर पे, विष्णु बोल रही है, विष्णु सुन रहा था, और उस टाइम पे भी वो सहमा सा बैठा। उसकी मम्मी ने फ़ोन ले लिया और फ़ोन पे कहने लगी, बेटा क्या हो, बेटा ये पड़ोसी थे, मैं नहीं थी, मेरे पड़ोसी ये करते हैं, वो टोटका करते हैं, तंत्र विद्या करते हैं, मैं तो उनका उतार रही थी। बेटा सुनो, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत अच्छी घड़ी चल रही, तुम वापस आओ बेटा, तुम वापस आओ। अब वो कहने लगी, अब मेरा भाई जो बिल्कुल पागल, मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट, शायद परवरिश ऐसी है कि उसने बस गालियाँ नहीं दी, और वो बोल रहा है कि नहीं आंटी फ़ोन रखो, फ़ोन नहीं हो जाए। अब वो क्या कहने लगी कि मेरी विष्णु से बात करा दो, बेटा मेरी विष्णु, मैं यहीं से उपाय कर दूंगी सारे, मेरे विष्णु से बात तो कराओ, थोड़ी सी बात तो। और विष्णु उधर बैठ के रोने लगा, बिल्कुल रोए जा रहा है, बेटा बात करा दे बस मेरी, बेटा बहुत अच्छा दिन है, ऐसा दिन नहीं आएगा, बेटा बात करा मेरी, ऐसे। अब वो बोल नहीं रहा कि आंटी कोई बात नहीं होगी, उस फ़ोन बंद, वापस से फ़ोन, दोबारा फ़ोन। अब कहती बेटा एक काम कर दे, मुझे पता है कैसे सही होगा, मुझे पता है, राई के दाने ले बेटा, राई के दाने लेके अपने छत से जाके फेंक दे पश्चिम दिशा में। यार ये तो हार ही नहीं मान चाह रही क्या रहे हैं इतना। और उसकी इसकी तो वॉइस रिकॉर्डिंग उनके फ़ोन में थी, और जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी, जब मैंने खुद जाके मतलब उन्होंने व्हाट्सएप पे बाद में भेजी, उसकी आंटी की आवाज़ सुनी, और मतलब ऐसा लग रहा था कि कौन बोल रहा है, किसी की भी इतनी नेगेटिविटी और इतना डर सा, इतना अजीब सा वो, कि जैसे कोई इंसान जो बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहा हो और वो छूट रह गया, हल्का सा रह गया उसको। तो वो इस तरह से
करने लगी। फिर उसका नंबर ब्लॉक करवाया, मैंने उसका बोला कि भाई नंबर ब्लॉक करो, ये सारी चीज़ें करके बंद करवा। अब मेरा भाई जो है वो बहुत डरा हुआ, रात को सो ही नहीं पा रहा बिल्कुल। उनकी जो घर आने की टिकट्स थी वो लेट थी, लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से उनको जल्दी एकदम से सो ही नहीं पा रहे, बिल्कुल पागल से। रात को मैं फ़ोन कर रहा हूँ 2 बजे तुरंत कि भाई मैं नींद नहीं आ रही। तो मैंने कहा नींद क्यों नहीं आ रही? कि सोता हूँ तो मुझे सपना आता है कि मैं उसी घर के अंदर हूँ, मैं निकल ही नहीं पा रहा वहाँ से, कोशिश कर रहा हूँ निकलूँ, समझ ही नहीं कैसे बाहर निकलूँ, बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। अब मेरे भाई को क्या दिखे कि वो औरत दिखे, वो आंटी दिखे, उनका घर दिखे कि उसी हॉल के अंदर है, वो देवता जो है बिल्कुल सामने, वो बट उसकी मूर्ति लगी हुई है और वो कुछ मांग रहा है, बलि मांग रहा है, कुछ मांग रहा है इस तरह से। मेरा भाई जो है वो कहता है कि जब वो अपने कमरे पे डरा हुआ था तो वो इतना नेगेटिव फील करता था कि वो उसको धूप में लेकर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। कहता है कि मैं रात को सो नहीं पा रहा और मुझे धूप चुभ रही थी, जैसे ही मैं किसी चीज़ बाहर जाऊँ तो मुझे ऐसा लगे कि यार ये क्या अजीब सा, अंदर आ जाऊँ, बार अंदर जाऊँ, लगातार ठंड लगे और मैं कंबल ओढ़ के बैठा हूँ। लेकिन मेरी बार बार जो ध्यान था वो मेरी अलमारी पे जाता, बार बार लगातार। मुझे लग रहा है कि कुछ है, कुछ मुझे ढूंढना है इसमें से, कुछ निकालना है, कुछ करना है इस तरह से। तो जैसे ही उसने खड़ा हो गया और पूरा सामान इधर उधर पलटने लगा, रात की बात है, जो अभिषेक था वो सो गया, पूरा खींच के डाल रहा है, उसमें जो भी कपड़े हैं वो निकाल रहा है और ये निकाल रहा है। तो मेरा भाई की आँख खुली, ये क्या कर रहा है? क्या विष्णु क्या कर रहा है ये? कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है कि ये क्या कर रहा है। तो वो खड़े हो गए, पागल हो गया क्या? अरे भैया छोड़ दे, मैं समझ नहीं आ रहा, कुछ करना है, मतलब मुझे सामान निकालना है ऐसे करके। और जैसे ही उसने वो सामान निकाला तो उसमें एक गिफ्ट बॉक्स था, और ये वही गिफ्ट बॉक्स था जो प्रिया ने उनको कुछ टाइम पहले दिया था, और ये बोल के दिया था कि ये तभी खोलना जब मैं आपको बोलूँगी, एक दिन आएगा जब मैं आपको बोलूँगी खोलने के लिए, तब खोलना। इस तरह का गिफ्ट बॉक्स पहले से रखा हुआ था। इसके बाद वहाँ पे अब उन्होंने वो गिफ्ट, उनकी खोलने की हिम्मत ही नहीं हुई, गिफ्ट बॉक्स के अंदर है क्या, बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो उसका उठाया उन्होंने रात के टाइम पे, और रात के टाइम पे पागलों की तरह बाइक लेके सीधा जहाँ मंदिर पे जे पहले गए थे हनुमान जी, सीधे उस पंडित जी के पास पहुँचे। बोले कि बाबा ये मैं उस दिन आए थे, ये इसका क्या करना है समझ नहीं आ रहा इस तरह से। तो वो भी बहुत परेशान, वो भी एकदम, जब उसने पहले दिन ये किस्सा सुना था वो तो कहने लगा तुम तो जाओ भोपाल छोड़ो, हबीबगंज छोड़ो, हाँ ये सारी चीज़ें जाओ। वो तो बहुत ज़्यादा घबरा गया वो, ये सब सुन के कि ये सब ड्रामा हुआ, इस तरफ हुआ। अच्छा, और ये उस तरफ होते भी ज़्यादा। उसने ये बात बाद में बताई थी कि यहाँ पे जैसे अभी दशहरा गया है और ये गया है, तो दशहरा पे अगर आप भोपाल में जाते हो या जहाँ वीरान जगह वहाँ पे आपको कटे हुए कद्दू, सिंदूर में लिपटे हुए, चूड़ियों के साथ, और जिनमें पिनें घुसी हुई हैं, इस तरह के आपको जगह हर चौराहे पे मिल जाएंगे, टोटके वाले इस तरह से। तो ये तो मैंने मेरे खुद के देखे हुए हैं, जब मैं उनके पास गया था, ये लॉकडाउन से पहले की बात है, उस टाइम ही। इसके बाद क्या होता है कि उन्होंने क्या किया, फिर पंडित जी ने, मतलब मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ, तो पंडित जी ने क्या बोला कि इसको वो बबूत वबूत लगा के और वो करके, और बोला कि बेटा इसको जलाओ यहीं पे, इसकी बबूत लगाओ। तो उसने बोला कि लो पंडित जी, नहीं नहीं मुझसे दूर, अच्छा, मैं इसको टच नहीं करूँगा, इसको बबूत लगा के और इसको जला दो यहीं पे, वरना ये पता नहीं इसमें क्या। उन्होंने खोल के भी नहीं देखा कि उसके अंदर क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या चीज़ नहीं होगा। अच्छा, यहाँ से क्या होता है कि उनकी ट्रेन की टिकट्स थी तो वो घर आ जाते हैं। ये बात हमने पापा को नहीं बताई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले, और ये चीज़ उनको मेंटली भी और हेल्थ वाइज भी कितना परेशान करती। तो ये घर पे मम्मी को पता थी, मुझे पता थी, और भाइयों के साथ। 2 दिन बाद वो आगरा आ जाते हैं। बा हमारा जो होम टाउन है, टाउन का नाम बा है, तो बा पे आ जाते हैं। पापा को ये बात बताई, बहुत परेशान, उनको समझ नहीं आया कि करना क्या है। तो वहीं पे एक बाबा बैठते हैं। बाबा जो हैं बहुत फेमस बाबा हैं, और कोई मतलब वो नहीं होता कि पैसे के लिए दान दक्षिणा, कुछ भी नहीं। एक पेड़ के नीचे बस बैठते हैं, कहते हैं कि सिद्धियाँ है उनके पास ये। तो सीधे पापा ने कहा कि वहीं लेके चलते हैं उनके। अब वहाँ पे क्या हुआ, हम तीनों भाई, मैं उस टाइम पे घर पहुँच गया था दिल्ली से सीधा, तो वो दोनों वहाँ से आ गए थे। हम वहाँ पहुँचते हैं उन बाबा के पास। अब बाबा क्या ऐसे वो लगता है, कई सारे लोग, दरबार सा, कई सारे आसपास के गांव के लोग जिनको समस्याएं हैं, भूत प्रेत की कोई बात है, मेंटल कोई वो है या बीमारी है, तो वो पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद अब हम लोग बैठे लाइन में, सामने बैठे हैं पेड़ के नीचे छाँव में, वो अपने लोगों को देख रहे हैं। वो जो बाबा थे, उन बड़े बड़े बाल हैं, उनके बड़े बड़े बाल, क्लीन शेव बिल्कुल, कोई दाढ़ी वाड़ी नहीं रखते थे, बड़े बड़े बाल काफ़ी यहाँ कंधे तक,
और वो लगातार पूरे टाइम तक मेरे भाई को देख रहे हैं, वहाँ बैठे और उसको देख के हंस रहे हैं, मेरे भाई को देखें और हंसें। हाँ, विष्णु को या अभिषेक? विष्णु को देख रहे हैं, उसकी तरफ हंस रहे हैं। अब विष्णु कहता है कि यार ये मुझे क्यों देख रहे हैं, तो हमने उसके बाद मैंने भी गौर किया, मैंने कहा सही कह रहा है, इधर बात कर रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं और इसको देख रहे हैं, लगातार उसको देखे जाएं। उसके बाद थोड़ी देर 20-25 मिनट हम बैठे होंगे और भी लोग थे लाइन में, सुबह से ही लोग आ जाते हैं उनको दिखाने के लिए, एकदम से ए इधर आ जा, और उसको ऐसे करके बुला लिया, बैठ जा सामने। तो पापा आ गए पीछे से, पापा ने कहा पंडित जी इसके साथ बहुत बुरा हो गया, रुक जाओ अभी रुक जाओ। उन्होंने नींबू लिया और लौंग ली, और लौंग को नींबू के अंदर घुसा दिया कचाक, और उधर मेरा भाई एकदम से कप गया, मेरे आंखों के सामने की बात है। अच्छा। वो घुसाए और वो कपे ऐसे। अब हमें समझ नहीं आया कि क्या ये क्यों ऐसे पागल हो रहा है, बस बिल्कुल समझ। पहले तो वो धूप में बैठा ही, वहाँ पे जो धूप आ रही तो उसमें ही परेशान हो रहा, कह रहा कि चलो यहाँ से चलो यहाँ से। अब वो उसके अंदर लौंग घुसाए और वो एकदम से हिले, फिर दूसरी लौंग घुसाए वो हिले। उसके बाद उन्होंने उसमें लौंग घुसाई और किसी उससे एक पत्थर पड़ा था ऐसा शार्प, उससे उस नींबू को ऐसे छेद किया, नींबू का मुंह इस तरह का बना दिया लौंग और वो घुसा के जैसे कोई चेहरा हो, इस तरह का उन्होंने, सामने की बात है बिल्कुल। और मेरा भाई बैठा, और मेरा भाई कह रहा कि मेरा ऐसा मन हो रहा कि मैं इसके बाल नोच लूँ, कि इसका मुंह नोच लूँ। जैसे ही वो लौंग घुसाए तो ऐसा लगे कि मेरे सीने में घुसा रहा है कोई चीज़, इस तरह से। और उसके बाद उन्होंने नींबू को पकड़ के पूरी दम से दबा दिया, मसल दिया पूरा अच्छे से। और मेरा भाई उधर ऐसा लग रहा कि रोए जा रहा और इतना परेशान हो रहा है कि जैसे उसके साथ कोई तड़प रहा है। और उसके बाद उन पंडित जी ने, बाबा ने खड़े होके पूरा राख लगा के उसके माथे से एकदम से ऐसे रगड़ दी, पूरे बालों से रगड़ के, और मंत्र पढ़ने लगे। उसके सर पे हाथ घुमाए और मंत्र पढ़े, हाथ घुमाए मंत्र पढ़े, बहुत बहुत हाथ। फिर वो कहते हैं कि तुम बहुत बड़ी मुश्किल से बच के आए हो, बहुत बड़ी मुश्किल से। इसे देख कर ही मैं समझ गया था कि जिंदा कैसे है। उसके बाद कि हमको ये दरबार ख़त्म करने तो फिर हम बैठेंगे। फिर पापा के साथ बैठे, पापा ने पूरी बात बताई, ये बताई। उसके बाद उन्होंने बहुत सारा सामान दिया, कहा कि तुम अपने रात को अकेले अपने घर के चक्कर लगाना, लेकिन उल्टे कदम करके, और उसमें जो ऐसा सामग्री सी थी उसको फेंकते जाना लगातार, और कोई मंत्र दिया ये बोलते जाना, बोलते ऐसे करके 7 चक्कर उल्टे लगाने चारों तरफ घर के, जो भी है। मतलब अगर पूरी परिक्रमा है तो, अगर ब्लॉकेज है तो वहाँ जाके फिर उसको वापस उल्टे पैर आके फिर इस तरह से 7 परिक्रमा लगानी है, तब जाके मतलब इनका जो वो हालत है, मेरे भाई की जो हालत है वो कंट्रोल में आई। इसके बाद वापस आ गए सारे, ये करने के बाद, ये जो उन्होंने उपाय बताया था, उपाय करने के बाद सारा वो ख़त्म कर, वो जगह छोड़ दी। यूनिवर्सिटी तो छोड़ नहीं सकते थे, प्लेस पूरा छोड़ दिया, दूसरी जगह रूम ले लिया, ये सब ले लिया। एक लक्ष्मी दीदी है, उनको ये बात बताई, तो लक्ष्मी दीदी के जो पापा थे वो भी तांत्रिक थे और उनके दादाजी भी तांत्रिक थे। तो उन्होंने बोला कि ये लोग जो होते हैं वो करते ही ऐसे हैं, हर चीज़ को कपड़े से ढक के रखना, उदासी जो मनहूस चीज़ें होती हैं इनको घर पे लेके आते हैं, जिससे नेगेटिव चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो सके। ये अच्छे पौधे खरीदते हैं, इस तरह के काम करने वाले अच्छे ताज़े पौधे लेके आते हैं और इनको घर पे सुखाते हैं, छत में रखे, पानी नहीं देंगे या पानी से ही भर देंगे, इस तरह से घर पे अपने पौधे सुखाएंगे। पौधे मार देते हैं बेसिकली। जानवरों को लेके आएंगे, जानवरों को भूखा, जैसे कबूतर ले आए, तोते ले आए पिंजरे में, उनको कुछ नहीं देना, उनको वहीं मार देना। इस तरह से इससे क्या होता है, नेगेटिव चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और बोल रहे, और उन्होंने बताया कि जो चीज़ें तुम पे हुई हैं, कह रही मैं इन चीज़ों को सेंस कर सकती हूँ, और तुम्हारी बात सुन के जो जैसा मैं फील कर रही हूँ वो बता भी नहीं सकती कि तुम कितनी खतरनाक चीज़ से बाहर आए हो। तो जब बाबा ने उनको वो करा था नींबू वाला उपाय और भस्म से, तो फिर वो नॉर्मल हो गए, फिर धूप में कंफर्टेबल? और हाँ, उसके बाद एकदम से नहीं, उस टाइम तो वो बहुत एकदम पूरा, सर्दियाँ थी उस वक्त, पसीना पसीना हो रखा पूरा बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो भस्म वाला, फिर हम घर पे आए, फिर उसने नहाया धोया, मंदिर गया, ये सारी चीज़ें की। लेकिन ग्रेजुअली चीज़ें मतलब अब बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल। लेकिन लगभग साल भर तक तो इतना डरता था कि लाइट जला के ही सोता था। बाबा के उपाय करने के बाद भी वो ऐसा नहीं था कि एकदम से ठीक हो गया हो, बहुत ज़्यादा भाई दिमाग पे भी तो असर आ जाता है भाई, चीज़ों का बार बार याद आएगी चीज। डर गए भाई ना, अंदर से डर जाता है आदमी जब ऐसा कुछ हो जाए ना, फिर वो
दिमाग में रहता है, मेंटली बहुत परेशान करता हूँ। वो तो डरा ही था, और हमारी हम सबकी जो हालत थी, जो ये कहते थे कि अरे ये सब क्या ड्रामा हो रहा है, ये सब हो रहा है। जब हमने ये देखा तो मैं तो खुद यहाँ दिल्ली में नहीं सो पाता था। मैंने कहा क्या चीज़ आ जाए। भाई यार मैं सही बता रहा हूँ, इतने एपिसोड्स करे हमने, लेकिन इतनी बार गूज बम्स कभी नहीं आया मुझे पर्सनली। मतलब बहुत टाइम बाद आए हैं भाई गूज बम्स। चलो भाई ये अच्छी बात है कि आपके भाई अब ठीक हैं और बढ़िया रहे हमेशा। उसके बाद वो भक्ति की तरफ मुड़ गया, मतलब अब वो उसका वो इंस्टा पे वैराग्य योग करके, तो वो पूरा साधु संत वाले मतलब संस्कृत के मंत्र और भागवत कथा ये सब। तो उनका इंस्टा भी हम नीचे लगा देते हैं डिस्क्रिप्शन में। उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ऐसे ये चीज़ फॉलो करना, सबके लिए ही है वो तो। सबके लिए ही है भाई, सबके लिए ही है। और भाई किसी को भी कोई ऐसे बुलाए तो मत जाओ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।